फाइन। वो कहाँ थे हम? हाँ, तो हिस्ट्री हमें पता लगती है हमारे पुराने वाले लोगों से। मतलब वो हमें बताते हैं कि पहले टाइम पे क्या हुआ था, वो हमें स्टोरीज सुनाते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। और वो जो सीक्वेंस है वो चलता जाता है जनरेशन बाई जनरेशन। मतलब हमने अपनी नानी दादी से कुछ सुना, अब अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे, वो अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे, ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। इसी तरीके से आज के 3-4 जनरेशन पहले जो रिचुअल्स होती थी वो हमें आज तक पता है। मतलब 50 ईयर्स अगो भी अगर पहले कोई रिचुअल होती थी किसी सोसाइटी के अंदर या किसी जगह पर या हमारी फैमिली सेटअप में, वो हमको पता लगता है हमारे पुराने लोग से। वो हमें बताते हैं कि हाँ पहले ऐसे हुआ करता था, और इसी तरीके से हम उन रिचुअल्स को आगे लेकर चल रहे हैं। एक जनरल फिनोमेना जहाँ हमें समझ में आता है कि वो भी एक हिस्ट्री का पार्टी, कि हाँ हमें पुराना पता है कि पहले के टाइम पे हम पर्टिकुलर फेस्टिवल को इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। मतलब हर फेस्टिवल हर कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज वी नॉर्थ इंडियंस आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वे। लेकिन जो हर फैमिली का एक तरीका होता है हर फेस्टिवल को देखने का, वो भी अलग होता है। वो हमें कहाँ से पता चला? हमारे जनरेशन जो थी पहले वाली, उन्होंने हमें कन्वे करा। लाइक वाइज हम उस चीजों को बिलीव करते हैं कि हाँ वैसा बिलीफ सिस्टम चल रहा था, और हम मानते हैं कि जो हमें बता रहे हैं वैसा ऐसा हुआ होगा। इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है कि हमें पुराने टाइम से बहुत सारे सोर्सेज है जिनसे हमें ये पता लगा कि पहले, मतलब बहुत बहुत एंशियंट टाइम में, मतलब 100 और मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इस तरीके से चीजें होती थी। और हमने उन उन चीजों के सोर्सेज की बेसिस पे उसको इंटरप्रीट करा। मतलब कि हमने पता लगाया कि हाँ यार ऐसा हो रहा था, तो फिर हमने नोट्स कनेक्ट करी कि ऐसा हो रहा था इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता था इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। वो सब हमने आज के सिनेरियो में देखते हुए पुरानी वाली चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट करा। फाइन। अभी क्या है हमारे पास, इसी तरीके से हिस्ट्री को जब पढ़ना होता है तो हम आज के मतलब प्रेजेंट टाइम में बैठ के अगर हम कुछ भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि हमको पता कैसे चला कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब हाउ कैन वी बिलीव कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो हम सबसे पहले उनके सोर्सेस को देखते हैं। मतलब वो सोर्सेस क्या रहे हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यार ऐसा हुआ ही था या फिर ऐसा नहीं हुआ था, और वो कितने फ्रूटफुल है सोर्सेस। मतलब टेक्निकली हम उनको असिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी पूरी जो हिस्ट्री है उसके अंदर हम सबसे पहले कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेस क्या थे, ये पता करने के लिए कि ऐसा इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम भी क्या करेंगे, सोर्सेस देखेंगे कि सोर्सेस क्या है, वो चीजें कैसे हो रही थी और हमें कैसे कैसे पता लगा और कैसे कैसे हमने पता करा। अभी क्या है कि हिस्ट्री के अंदर एवरीवन, चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिशियन हो, एवरीवन इज हिस्ट्री इज स्टूडेंट। वो सब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, हम भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है। अगर कोई एक 11th-12th क्लास का बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है वो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है, और एक बहुत सीनियर हिस्टोरिशियन है वो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है। मतलब वो हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं है जिसको 100% श्योरिटी के साथ सब चीजें पता है। बस हम चीजों को लेकर उनको समझकर उनको इंटरप्रीट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है इस सोर्स के बेसिस पे, तो हम पता लगाएंगे। तो हम भी क्या करते हैं, कुछ सोर्सेस को लेते हैं और उनके हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ पिछले टाइम पे ऐसा था, तो चीजें वैसी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले सोर्सेस देखते हैं कि किन सोर्सेस से हमको पता लगता है कि चीजें ऐसी थी या नहीं थी। फाइन। सबसे पहले हम सोर्सेस को देखने की कोशिश करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या रहे हैं। ठीक है, सोर्सेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको क्या बताते हैं? आर्कियोलॉजी का मतलब है कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, बहुत सारी जो साइट्स बनी हुई थी, ये सब कुछ पहले अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा था। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, उसके कारण क्या है, ये सब के सब जो है ये जमीन के अंदर दबते गए। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से सब लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से सब नीचे चले गए। मतलब ये बहुत अंडरग्राउंड चले गए। फिर आर्कियोलॉजी ने के डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक एक्सकेवेशन किया। एक्सकेवेशन मतलब बहुत डीप डाउन जो चीजें हैं उनको हमने बाहर निकालने, खुदाई करी, और बहुत सारी खुदाई में हमको चीजें मिली। अब खुदाई में जो भी हमको चीजें मिली, हमने उन खुदाई वाली चीजों को, जो हमें मिली एक्चुअली अर्थ के नीचे, वो अर्थ के नीचे से मिली कि कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके बाद लैंडस्लाइड्स हुए, सब दबते गए, मिट्टी कट्टी होती गई। अब ये सब कुछ हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स में। मतलब मिलियन ट्रिलियन ईयर बाद हमने खुदाई करी और हमने निकाला कि ऐसा कुछ मिला। अब हमें जो मिला हमने उसको स्टडी करने की कोशिश करा कि पहली चीज ये क्या है, ऐसा क्यों है, ये कितने टाइम पुराना है, या फिर ये क्या है, ये क्या है, वो सब चीजों के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट करा। तो ये जो सारी चीजें जो हमें इस तरीके से खुदाई में जो भी मिला है पुराना, वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। वो सबके सब क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। हमारा एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है,
वो पूरा एक डिपार्टमेंट सेटेड है और वो ये काम करता है कि वो जो भी खुदाई में चीजें निकलती है उनको देखता है। और पूरा हमने बहुत सारी साइट्स पे आप जाते हो तो देखते होंगे यहाँ पे लिखा रहता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी के अंडर है, मतलब कोई पुराना टेम्पल बना हुआ है वो, मतलब वो उन लोगों ने उनके मेंटेनेंस के अंडर है और वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि कितना पुराना है क्या नहीं है, ये सब कुछ वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये सब हमको पता कैसे चलेगा, मतलब हाउ कैन वी डिटेक्ट कि ये कितना पुराना है क्या है। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक सोर्स होता है, हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। अब ये कार्बन डेटिंग है क्या, ये बहुत साइंटिफिक है कार्बन डेटिंग, हमको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है जिससे इतने पुरानी चीजें जो खुदाई में मिली उनके बारे में हमको पता लग गया कि ये कितना पुराना है क्या। तो कार्बन डेटिंग क्या है, हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब कार्बन से बने हैं, कार्बन 14 एक है जिससे हम सारे के सारे लिविंग बींग्स बने हैं। अब ये जो कार्बन होता है, सपोज करो ये ओरिजिनली इतना था, अब ये कुछ टाइम के अंदर डिके होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, टाइम के साथ डिके होते 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 ये बिल्कुल कम हो जाएगा। अब इसकी जो डिके की जो रेट होती है, ये रेट हमें पता होता है, मतलब वी कैन असेस दैट रेट। अब सपोज करो हमको आर्कियोलॉजी के अंदर, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट पे कुछ भी मिला, से कोई बिल्डिंग का कोई स्टोन मिला हमको, अब वो स्टोन का जो कार्बन है, मतलब कोई भी लिविंग या प्लांट मिला हमको, कुछ भी मिला, ये ह्यूमन बोन मिली, ह्यूमन बॉडी मिली, उसका रेट यहाँ चल रहा था। तो अब यहाँ से हम ये टाइम एसेस कर सकते हैं कि कभी ओरिजिनल में कितना रहा होगा। इस तरीके से हम किसी भी पुरानी चीज का, किसी भी पुरानी जो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स इनकी बोन से हम कार्बन का पुराना पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है, मतलब कितना टाइम हो गया उसको डिके होते होते। अगर वो इस स्टेज में है, हमको इस स्टेज में अगर वो कार्बन मिला है कि यार इतना डिके हो चुका, तो वो ओरिजिनली इतना रहा होगा, तो हम वो टाइम पीरियड एसेस कर सकते हैं कि यार इतना वो डिके हो चुका है अभी। फाइन, तो ये जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन जो भी होते हैं उनको हम इस तरीके से डिके रेट देखकर और हम पता लगा लेते हैं कि कितना पुराना है। हम मींस दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये साइंटिस्ट का काम होता है, वो सब ये पता लगा रहे होते हैं, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी ये पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे हमें पता लगाते हैं कि हाँ यार ये कैसे चल रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जब हम जाते हैं तो वी हैव सो मेनी सोर्सेज। उन सोर्सेज के अंदर क्या है, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स वही साइट्स है जो मैं बोल रही थी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो लैंडस्लाइड्स के अंदर दब गई है, अब वो मतलब खुदाई के अंदर पूरे के पूरे मंदिर निकले हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकली हैं, ठीक है, वो सब की बात है। इसके अलावा है जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स। जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स का मतलब वही कि जियोलॉजिकल जो भी चीजें थी वो सेडिमेंट्स, मतलब जैसे बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग थी, अब उसके सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे हमको टुकड़े मिले हैं, ऐसा कुछ भी मिला है जो अर्थ के अंदर मिले हमको। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सब है जो हमको खुदाई में मिले हैं। एनिमल बोन्स मिली है, बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो डिग हुए होंगे अंदर, उनकी डेड बॉडी रही होगी, अब खुदाई के अंदर उनके बोन्स निकली, अगेन लिविंग बीइंग है, कार्बन होगा, कार्बन डेटिंग लगाएंगे और कार्बन डेटिंग से उनकी एग्जिस्टेंस पता कर लेंगे कि वो कितने साल पुराना एनिमल रहा होगा। तो हमको ये पता लग जाएगा कि सपोज अगर इतने साल पुराना है तो मतलब इतने साल पुराने टाइम पे ये पर्टिकुलर एनिमल एग्जिस्ट करता था। सपोज हमको हॉर्स की कोई बोन मिली तो हम उसकी डेटिंग करके पता लगाएंगे कि इतने टाइम पुराने पे हॉर्स था, मतलब हॉर्स था, मतलब अब फिर हम हॉर्स से कनेक्शन बनाएंगे, हॉर्स था तो क्या वो उस हॉर्स को ट्रेड के लिए काम में लेते थे, क्या वो उस हॉर्स को राइडिंग के लिए काम में लेते थे, या फिर वो उस हॉर्स का कुछ और करते थे। तो हम इस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं हिस्ट्री के अंदर कि हमको कुछ मिला, फिर हमने उसको पुराने टाइम पे लेके गए, फिर हमने सोचा कि अब इस हॉर्स का ये क्या कर सकते होंगे, शायद ही इसको इसके काम में लेते होंगे। फिर हम और जो एविडेंसेस मिलेंगे उनके साथ कनेक्शन बिठाएंगे कि अगर मान लो कि कुछ मेरे को हॉर्स का ट्रेड का कोई और एविडेंस भी मिला, तो अब हॉर्स भी मिल गया, ट्रेड का कोई और एविडेंस भी मिल गया, देन आई कंक्लूड दैट कि हाँ उस टाइम के लोग शायद ट्रेड करते थे। बट स्टिल इट्स शायद, बिकॉज किसी ने पास तो देखा ही नहीं है ना, तो इट्स ऑलवेज शायद, कि हमेशा शायद ही होगा कि शायद ऐसा होता होगा शायद, लेकिन एविडेंसेस के बेसिस पे, सोर्सेस के बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। इसके अलावा हमें फॉसिल्स, फॉसिल्स अगेन वही कि बहुत सारी नीचे 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 जाके कुछ दब गया है और वो जब खुदाई हमने करी तो उसके इंप्रेशन मिले हमको, तो वो फॉसिल है। वो फॉसिल जो हमको मिला डीप डाउन, अगेन उसकी कार्बन डेटिंग करी और हमने पता लगा ऐसा होगा। या फिर हमको खुदाई में बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले। जैसे स्टोन टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, बिकॉज अभी हम आगे चल के देखेंगे कि स्टोन टूल्स के बेसिस पे इन लोगों ने एजेस बना रखे हैं। स्टोन एज करके कॉन्सेप्ट होता है हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने क्या करा, जिस जिस तरीके के स्टोन्स मिले ना उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एज बना दी। अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़े टाइम बाद अपन इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन में लेंगे। इसके अलावा हमें क्या मिला, बोन्स मिले, फाइन, बोन टूल्स बना रखे हो, बोन टूल्स मिले, रॉक पेंटिंग्स। अब रॉक पेंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, जो लोग हंटर गैदरर्स थे पहले टाइम पे, वो रॉक्स के वहां जाते थे, अब उस रॉक्स पे ड्रॉ करके आ जाते थे कुछ भी। उन्होंने जैसे कोई पेंटिंग बना दी, एक बंदा खड़ा है, वो
दूसरा एनिमल कोई है, उसको हंट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है, या फिर कुछ भी। मतलब अब वो पेंटिंग से हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, उस पेंटिंग से हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई उसने जो ड्रॉ करा है उस टाइम पे जो हो रहा होगा वही ड्रॉ करा होगा। मतलब जो वो देख रहा होगा, हम कुछ ड्रॉ करते हैं, मतलब बहुत छोटा सा बच्चा जो होता है जिसने बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखी या बहुत कुछ नहीं देखा, अगर आप उसको पेंटिंग करने को दोगे तो वो क्या ड्रॉ करेगा, जो उसको पता है। उसको फ्लावर पता है वो फ्लावर बना देगा, उसको बॉल पता है वो बॉल बना देगा, उसको बैट पता है वो बैट बना देगा, बिकॉज उसका इमेजिनेशन जो होगा वो सिर्फ उतना ही होगा जितना उसने देखा है, उससे ज्यादा वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। लाइक वाइज जो पुराना टाइम का, अगर हमको रॉक पे कोई पेंटिंग बनी हुई मिल रही है तो हम उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि यार अगर इन्होंने रॉक पे ये पेंटिंग ड्रॉ करी है, इसका मतलब ये सब चीजें हो रही होगी उस टाइम में। डेट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि हाँ यार हंटर गैदरर्स मतलब वो हंटिंग करते होंगे उस टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा हमको आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स लाइक आर्ट से रिलेटेड कुछ भी होते हैं। मतलब आर्टिफैक्ट्स का अगर मैं बिल्कुल लिटरल हिंदी मीनिंग बोलूँ तो कलाकृतियां, मतलब जो हमको बेसिकली कुछ भी आर्ट से रिलेटेड उन्होंने कुछ बना दिया होगा। कुछ पॉट पे ये लोग कुछ पेंटिंग वेंटिंग करते थे, डिजाइन करते थे, वो पॉट के हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ये सब एविडेंसेस जो हमको आर्कियोलॉजिक सोर्सेज में डाले हैं वो सब हैं जो हमको खुदाई में या नीचे हमको मिला है, जो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे हम ये बोल देते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये है वो है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द सोर्सेज है जिससे हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड सोर्स ऑफ एविडेंस क्या है हमारे पास? वहां का एनिमल कैसे रहे होंगे और वहां के प्लांट्स कैसे रहे होंगे। ठीक है। जैसे फ्लोरा, फ्लोरा मतलब हम समझते हैं फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड, और फाउना मतलब एनिमल से रिलेटेड। फ्लोरा एविडेंस मिले हैं, जैसे हमको चार्ट सीड्स मिले। अभी जो चार्ट सीड्स है ये क्या होती है? ये कार्बनाइज सीड्स है। मतलब ये अगेन वही है, सीड्स हैं जो जमीन के अंदर दब गई दब गई दब गई दब गई दब गई, अगेन ये कार्बनाइज फॉर्म के अंदर चली गई, और फिर हमने इसकी डेटिंग करके पता लगा लिया कि कैसे पता लगाना है। पोलन ग्रेन्स मिले हैं पुराने टाइम के। या फिर है फाइथोलिथ्स। फाइथोलिथ्स क्या होते हैं एक्चुअली? फाइथोलिथ्स का मतलब होता है कि जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं, मतलब जैसे कोई लीफ थी उसके अंदर वो टिश्यू रहा होगा, वो प्लांट टिश्यू जो है वो बहुत टाइम तक जमीन के नीचे दबा रहा दबा रहा दबा रहा, वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है वो। और उसकी स्टडी करके हम पता लगा लेते हैं कि इस टाइम पे ऐसी सीड्स थी, मतलब इससे ऐसे टिश्यूज थे तो ऐसे प्लांट्स रहे होंगे। उन प्लांट्स के अगेन हम कनेक्ट करेंगे, चीजों से लिंक बनाएंगे कि ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है जिनोम। हम ह्यूमन जीन से भी पता लगाते हैं, मतलब डीएनए स्टडी करके भी लोग पता लगा लेते थे कि हाँ यार इस टाइप का ह्यूमन बीइंग वहां पे मिलता होगा। बोन्स अगर हमको मिली है तो बोन से हम क्या करेंगे? डीएनए डिटेक्ट करेंगे, और डीएनए डिटेक्ट करके साइंटिस्ट क्या करेंगे? उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे नोट्स को। फाइन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्ट्री के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो सोर्स जो है वो क्या है हमारे पास? ये सपोज करो कोई भी बंदा है जो राजस्थान में रहता है। फाइन। कोई एक बंदा है या उसका फ्रेंड है कोई, या उसका कलीग है जो महाराष्ट्र में रहता है से। अभी राजस्थान वाला बंदा जो है उसकी अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया, लाइक उसके अपने खुद के रिचुअल्स हैं, उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, उसके अपने खुद के कस्टम्स हैं, उसका अपने कुछ फूड हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी खुद की अपनी है। इसी तरीके से महाराष्ट्र वाला बंदे के साथ भी ये सब कुछ है, मतलब उसके अपनी खुद की लैंग्वेज है पर्टिकुलर, उसके अपने कस्टम्स है, ही हैज द रिचुअल्स, ही हैज अ फैमिली सेटअप, ही हैज अ सोसाइटी, और उसकी अपनी खुद के फूड हैबिट्स। अब महाराष्ट्र वाला, राजस्थान वाला बंदा जॉब करने, अपने दोस्त से मिलने, अपने रिश्तेदारों से कुछ भी करने के लिए महाराष्ट्र आ गया। सपोज ये जॉब करने के लिए महाराष्ट्र आ गया, मुंबई में जॉब करने लगा ये। अब इसको मुंबई में रहते रहते काफी टाइम हो गया। अब क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं जो ये पहले से अपने साथ लेकर आए। मतलब लाइक राजस्थान वाला को दाल बाटी पसंद है, तो वो उसको पता है कि दाल बाटी इज अ टाइप ऑफ खाना एंड ही लाइक डेट खाना। ठीक है। अभी वो सब चीजें अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक वो मारवाड़ी बोलता होगा। फाइन। ये सब चीजें तो इनवाइब है उसके अंदर बाय बर्थ। अब वो इन सब चीजों को लेकर मुंबई आया। अब मुंबई में रहते रहते उसने बहुत सारी नई चीजें सीखी। सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस उस पर हुआ होगा वो लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पे उसको मराठी मिली होगी। दूसरा इन्फ्लुएंस जो हुआ होगा वो फूड हैबिट्स का, क्योंकि यहाँ पे उसको वड़ा पाव मिला होगा। ठीक है। अब जो वो बंदा 5-6 साल यहाँ रहने के बाद जो बना है वो मिक्स एंड मैच बन गया कुछ। मतलब उसके अंदर कुछ जो राजस्थान का था पहले से वो, और कुछ जो नया वो महाराष्ट्र का लेकर आ गया वो। अब ये एक हाइब्रिड तैयार हो गया। ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड है ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड किस पे? हमको, हम किसी इंसान से मिलेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो हमें सबसे जल्दी जो पता लगता है ना कि ये बंदा किसी 2-3 रीजन में मिक्स एंड मैच है, वो पता लगता है उसकी लैंग्वेज से। ठीक है। उसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा
वैसा आ जाएगा, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा है, ठीक है। तो ये जो कल्चर आज हो रहा है ना, ये बहुत टाइम पहले भी हो रहा था। मतलब इंडिया के अंदर कुछ है, और सपोज करो कि कोई और बाहर से यहाँ आया, वो अपनी लैंग्वेज लेकर आया, ठीक है। जैसे ईरानी यहाँ आए तो अपनी कोई लैंग्वेज लेकर आए, ठीक है। आर्यंस यहाँ आए तो अपना कुछ लेकर आए, तो वो एक नई नई लैंग्वेज फॉर्म होती गई। और उन लैंग्वेज जो अब हमें मिल रही है, अब सपोज करो इस बंदे से हम कभी मिलेंगे, अगर कोई फ्यूचर में जाके, मतलब आज हम प्रेजेंट से देख रहे हैं, फ्यूचर में जाके देखेगा कि यार ये बंदा कैसी लैंग्वेज बोलता है, ना तो ये प्रॉपर राजस्थानी बोलता है, ना ये प्रॉपर मतलब महाराष्ट्रियन बोलता है, तो वो क्या हम पता लगाएंगे कि शायद इसका इन दोनों रीजन से कोई लिंक रहा होगा। फाइन, इसी तरीके से हम पास्ट को इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई इंडो आर्यन बोल रहा है तो हमें लगता है कि इस बंदे का इस रीजन से और इस रीजन से कुछ रहा है। कोई द्रविडियन बोल रहा है तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि साउथ इंडिया से शायद उसका कोई टच रहा होगा। इस तरीके से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली माइग्रेशन का जो कंसेप्ट है कि बाहर से कोई आ रहा है, वो यहाँ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि अभी एंशियंट से आगे जैसे हम बढ़ेंगे, देन इज अ ह्यूज माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन के बेसिस पे ही पूरी हिस्ट्री चल रही है, क्योंकि मॉडर्न्स ने आगे सब बदल दिया, ठीक है। तो जो भी मुगल्स आएंगे वगैरह आएंगे, वो सब क्या करेंगे, पूरी हिस्ट्री को बदल देंगे। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको सीधे सीधे किससे लिंक हो रहा है, लैंग्वेज से लिंक हो रहा है। कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमने पता लगाया है कि माइग्रेशन हुआ होगा, ठीक है। लोग आए होंगे यहाँ पे, लोग रहे होंगे यहाँ पे, और चीजें उस अकॉर्डिंग क्या हुई है, मॉडिफाई हुई है। एक्चुअली मॉडिफाई भी नहीं हुई, हाइब्रिड हो गया है। मतलब पहले से जो था वो तो था, ठीक है, लेकिन फिर कुछ नया नया होता गया, ठीक है। अभी हम आर्किटेक्चर जब डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, तभी ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा। ये बहुत चीज होगी कि हमारे पास कुछ था, बाहर वाले आए, हमने मिक्स एंड मैच करा और फिर कुछ नया लेकर आया, ठीक है। ये बहुत होगा। तो ये जो सब चीजें हमने देखी, ये सब क्या है, अभी ये सोर्सेज है, ठीक है। ये सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री चल रही है, और किस तरीके से हम पुराने जो हो चुका है उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। फाइन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुकाबले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, और हिस्ट्री क्यों चल रही है, और क्यों हमको पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। मतलब यू कैन क्वेश्चन ना कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वी हैव द सोर्सेज। फाइन, तो ये जो अभी तक हमने डिस्कशन करा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए करना क्या है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यार, आगे हिस्ट्री के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डेवलप होंगी, या फिर ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। फाइन, अभी हम आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अपना सब्जेक्ट मतलब जो एक्चुअली हमको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर क्या है, हिस्ट्री का एक वो हिस्सा जो हम डिस्कस करेंगे, वो आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर का मतलब है कि कल्चर मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम फॉलो करते हैं, वो हमारा कल्चर है। जैसे हम बोलते हैं हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अलग है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अलग है, क्या मतलब है इसका, मतलब हमारे कुछ सिस्टम ऑफ बिलीव्स हैं, कुछ सिस्टम ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सिस्टम ऑफ फूड हैबिट्स हैं, ये सब हमारा कल्चर है, ठीक है। इवन कल्चर तो एक कंट्री के अंदर भी चेंज हो सकता है। मतलब नॉर्थ इंडियंस का कल्चर साउथ इंडियन वालों से अलग होगा, नॉर्थ इंडियन वालों का कल्चर जो है वो नॉर्थ ईस्ट वालों से अलग होगा। इवन अगर हम बहुत पास पास देखें तो ये भी हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में ही रहने वाले एक स्टेट का कल्चर दूसरे स्टेट से अलग हो सकता है। इसका मतलब कंट्री वाइज, ग्लोबली, रीजन वाइज, सब कुछ के अंदर कल्चरल डिफरेंस आता है। इवन अगर हम एक फैमिली सेटअप से दूसरे फैमिली सेटअप में जाएंगे तो देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। तो ये कल्चर है हमारा। अभी आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब है वो ऐसी कुछ चीजें जो आर्टिस्टिक व्यू देती है हर किसी चीज को। आर्टिस्टिक व्यू का मतलब कुछ इमेजिन करा हमने। आर्ट जो है वो एक्चुअली आपका सबसे पहले इमेजिनेशन है, मतलब आपने कुछ चीज इमेजिन करी। सपोज करो एक हमेशा मुझे एक जो एग्जांपल याद आता है आर्ट पे, वो ये आता है, एक्चुअली आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा बेकार है। एंड एवरी टाइम एग्जाम में ऐसा होता था कि जो ड्राइंग का एग्जाम होता था, डेट इज अ हॉरर सीन फॉर मी, बिकॉज उसमें क्वेश्चन आता था कि आप अपनी मर्जी से कुछ ड्रॉ करके आओ। मतलब अपनी मर्जी से ड्रॉ करना इज लाइक कि आपको इमेजिन करना है कुछ, और आपको कुछ अच्छा सा इमेजिन करके और उसको कुछ बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आर्ट एक्चुअली वही है कि हमने कुछ इमेजिन करा,
और इमेजिन करके उसको बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करा। अब क्या होगा, देखो अगेन द थिंग इज दैट कि इमेजिन कोई क्या करेगा जो मेरे आसपास हो रहा होगा। सपोज करो मैं पेंटिंग करती हूँ, अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ और मैंने कुछ पेंटिंग करी, खुद से कुछ नई पेंटिंग क्रिएट करी, तो हमेशा मैं इमेजिन करके करूंगी। इमेजिन मैं वो करूंगी जो मेरे आसपास चल रहा होगा। मतलब कि कोई बंदा जो एंशियंट इंडिया में पेंटिंग कर रहा है, उस पेंटिंग से मैं ये पता लगा लूंगी कि एंशियंट इंडिया में क्या हो रहा था, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या हो रहा था। उसके अलावा जो जिस एरा का बंदा पेंटिंग कर रहा था, हम कनेक्ट करेंगे नोट्स को। अब मुगल वाले पेंटिंग करते थे तो वो उनके आसपास जो दिख रहा होता था वही दिखाने की कोशिश करते थे। उसके आगे वाला कोई बंदा ब्रिटिशर्स पेंटिंग करते थे, वो दिखाते थे जो उनके आसपास हो रहा था। तो ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स जो है, ये हमारी इमेजिनेशन है एक्चुअली। जो हमारे आसपास हो रहा है उसकी इमेजिनेशन है, जिसको हम एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वे दे रहे हैं। अब ये आर्ट फॉर्म बहुत सारी हो सकती है, एक सिंपल तरीका नहीं है। मतलब खुद की इमेजिनेशन को और खुद की मतलब एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हम बता सकते हैं, लाइक डांस के थ्रू हम बता सकते हैं उसको, हम उसको म्यूजिक के थ्रू भी बता रहे हैं, हम उसको इंडीग्राफ में भी डाल रहे हैं। तो ये सारी जो आर्ट फॉर्म्स है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर इमेजिनेशन। हम अपनी इमेजिनेशन जो भी हो रही है, और इमेजिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी सराउंडिंग्स पे। इमेजिनेशन हमारी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिंक होगी, ठीक है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज एक्चुअली क्या है, मूवीज वही तो है जो रियलिटी में हो रहा है, उसी को तो पिक्चराइज करके दिखा रहे हैं। और अगर वो सोच भी रहे हैं तो वो उतना सोच रहे हैं कि हाँ यार जो है उसी के बेसिस पे तो हम आगे सोचेंगे ना। मतलब अगर हम कुछ सोच रहे हैं, सपोज करो कोई ऐसी मूवी बनी है जिसने हमें बहुत फ्यूचर में हम आगे लेके गए, वो एलियंस वेलियंस की बात कर रहा है, तो दिमाग में तो है ना कि एलियन जैसे कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमने फिर उसके आगे सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा हुआ होगा। तो आर्ट फॉर्म्स है, जैसे हमारे पास आर्ट फॉर्म है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री, ठीक है। अभी आर्किटेक्चर मतलब अभी डिस्कस करेंगे हम। स्कल्पचर मतलब हम समझते हैं कोई मूर्ति बनाना, किसी भी चीज की मूर्ति बनाना, और ये हमारे मटके वटके जो डिजाइन बनाते हैं वो। पेंटिंग्स वी ऑल नो व्हाट इज पेंटिंग्स। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें भी हम जानते हैं। ये सब एक्सप्रेशन है, मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आर्ट फॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। डांस के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं वो थिएटर की फॉर्म में, मतलब मूवी का पहले वाला वर्जन वो थिएटर, ठीक है, पपेट्री की फॉर्म में बताते हैं। जो आजकल तो मतलब बहुत कम हो गया है, शायद देखा भी नहीं होगा, शायद मैंने भी कभी नहीं देखा कि पपेट शोज अगर हमने देखे हो। जो कठपुतली वाला जो डांस होता था वैसा कुछ होता था वो। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट डायलेक्ट है जो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ यार लैंग्वेज इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हम किसी पे छोड़ते हैं। मतलब हर इंसान का अपना एक टोन होता है जो उसका नेटिव लैंड का टोन होता है। मतलब आप किसी से भी मिलके आप उसका कितना भी अच्छा एसेंट हो, पर आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये बंदा इस रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमको उस इंसान के बारे में बहुत पता लगा सकता है, उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट। लिटरेचर्स, हमको जो भी लिटरेचर मिली है उस टाइम पे जो लिखा गया है। अभी ये तो डांस लिटरेचर म्यूजिक, इट्स लाइक कि हमने कुछ लिखकर एक्सप्रेस कर दिया, कुछ गाकर एक्सप्रेस कर दिया, कुछ डांस करके एक्सप्रेस कर दिया। देन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोसाइटी का पूरा सेटअप ही फिलोसफी के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। कैलेंडर्स उस टाइम पे कैसे बनते थे, कैसे कैलेंडर्स थे, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड चीजें हैं इसके अंदर। मार्शल आर्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि किस तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म चलता था, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत चीजें मैटर करती थी। अभी भी मार्शल आर्ट मैटर करता है, बट तभी मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा था, बिकॉज तभी ऐसा होता था, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे, कि वहाँ मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, मतलब एक राजा को जितनी तलवार चलानी आती है, एक रानी को भी उतनी आनी चाहिए। मतलब ये दिस इज द स्पेसिफिकेशन। अब वहां पे बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा कोई नहीं था कि फीमेल्स यही करेंगी मेल यही करेंगे, उनको इक्वली सिखाया जाता था, ठीक है। मार्शल आर्ट इज वन ऑफ द फॉर्म जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल था, कि मतलब एवरीवन वांट टू डू। किस तरीके के कॉइन चलते थे, ये कॉइन हमको बताएंगे ट्रेड। ट्रेड का जो पूरा सब कुछ है वो हमको कॉइन से समझ में आ जाएगा। बिकॉज पहले के जमाने में हमने पता करा है कि कॉइन जो होते थे वो पर्टिकुलर किसी मेटल के बनते थे, उसपे किसी राजा की इमेज होती थी। उसके अलावा जो कॉइन बनाने का जो पर्पस होता था एक किंग का, वो ये होता था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो बाद में जब लोग एक कॉइन को देखेंगे तो मुझे याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए वो अच्छा कैसे है कि हम उस टाइम की हिस्ट्री पता कर लेंगे कॉइन के बेसिस पे, कि हाँ यार ये कॉइन ऐसा मिला था, ये राजा इस पर्पज से कॉइन को बंदा, और उसने पर्टिकुलर मेटल काम में लिया है, तो यही मेटल क्यों काम में लिया, मतलब ये मेटल मिलता था। सपोज करो किसी किंग ने ब्रॉन्ज का कॉइन बनाया, दैट मीन्स हम कनेक्ट कर लेंगे कि यार उस एरा के अंदर ब्रॉन्ज मिलता था, फाइन। अभी ये जो सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, इसमें से ऑफ कोर्स आई एम डीलिंग विद दिस फर्स्ट वन, बट इसमें से कुछ आर्ट फॉर्म है जो आपको देवरा सर लेंगे, लाइक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली फिलोसफी, लाइक रिलीजन, डांस, एंड सम आई विल टेक टू यू, ठीक है। तो वो बात का मैटर है कि किस तरीके से हम क्लासेस को प्लान करेंगे, क्या करेंगे, बट दीज आर द डांस, दीज आर द आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर फॉर्म्स विच यू नीड टू डिस्कस, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पोएट्री, फाइन। अभी हमें समझना है कि आर्किटेक्चर क्या है, मतलब जितने भी आर्ट फॉर्म्स अभी मैंने डिस्क्राइब किए थे उसमें से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री। अभी हमें समझना है कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोएट्री ये है क्या। उसके बाद की बात है कि अभी मतलब अभी तक देखा जाए तो अभी तक हम सिर्फ चीजों को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर रहे हैं। अभी तक हम मेन मुद्दा जो है हमारा, जो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहां हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे सब्जेक्ट में कि हाँ ठीक है पढ़ा दिया और हो गया। अभी हमने देखा कि हिस्ट्री क्या थी, फिर उसके सोर्सेस हमको कैसे पता चले, फिर एक्चुअली जो आर्ट एंड फॉर्म्स है वो इतने सारे आर्ट फॉर्म्स क्या है। देन अभी हमने फाइनली एक आर्ट फॉर्म ऑप्ट कर लिया जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्चुअली आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री, फाइन। अभी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री में से हम सबसे पहले आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब ये आर्किटेक्चर और ये जो है ये है क्या। आर्किटेक्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, टैक्टोन से। इसका मतलब होता है बिल्डर। बिल्डर्स भी ऑल नो, जो घर बनाते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो घर बना के हमको दे रहे हैं, एक सेटअप करके दे रहे हैं, जो अपार्टमेंट्स का कल्चर आजकल चल रहा है, वो ये सब आर्किटेक्चर है। ये वर्ड यहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। स्कल्पचर वर्ड जो है वो एक प्रोटो यूरोपियन वर्ड है। प्रोटो इंडो यूरोपियन जो टर्म है पाई, ये हमारे आगे चल के बहुत काम में आने वाला है। ये प्रोटो इंडो यूरोपियन का एक मिक्स एंड मैच है, मतलब एक हाइब्रिड है। मतलब यूरोपियन मतलब जो ब्रिटिशर्स कुछ लेकर आए वो, इंडो मतलब इंडिया में जो था, प्रोटो मतलब दोनों को मिक्स करके कुछ बना दिया। तो एक वर्ड आया जिसका केल जो वर्ड था, इसका मतलब होता है टू कट और क्लीव। ये जो स्कल्पचर वर्ड है ये एक्चुअली यहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। वी मतलब हमको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं जानना है कि हमें पता ही होना चाहिए कि कौन कहाँ से डिराइव है, बट जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हमको पता होना चाहिए कि सपोज करो कभी एग्जाम में आ गया कि केल जो वर्ड था ये किससे रिलेटेड है, स्कल्पचर से रिलेटेड है या आर्किटेक्चर से रिलेटेड है या फिर और कुछ फॉर्म्स रख देंगे, तो उतना हमको पता होना चाहिए कि केल इज रिलेटेड टू स्कल्पचर, की ये कोई प्रोटो यूरोपियन वर्ड है और उसके अकॉर्डिंग हमने पता लगा लिया कि हाँ यार ये जो है ये स्कल्पचर से रिलेटेड है। अभी हमको जो बेसिकली देखना है अब वो ये देखना है कि एक फॉर्म तो है आर्किटेक्चर और एक है स्कल्पचर, और हमें दोनों को डिफरेंशिएट करके देखना है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि क्या तो आर्किटेक्चर है और क्या स्कल्पचर है। मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो देखना है वो ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर क्या है और स्कल्पचर क्या है, और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं इसको, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखकर, फोटो वोटो डालकर अभी सब अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि साइज और स्कोप इज वन ऑफ द बेसिस, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या तो स्कल्पचर है और क्या क्या है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर हम पता लगाते हैं तो क्या है, इसने बोला कि भाई आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है, एक डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है। मतलब आर्किटेक्चर को सिंपली हम देखते हैं कोई घर है, ठीक है। अगर हमें वो बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग की सबसे पहले डिजाइन बनेगी जिसको हम 3D मॉडल बोलते हैं। आजकल तो मतलब इतना हाईफाई जमाना आ चुका है कि आपको एक वर्चुअल विजिट कराया जाता है आपके घर का, जैसे हमने किसी आर्किटेक्ट को अपॉइंट करा और फिर वो हमको पूरा दिखाएगा, मतलब वर्चुअली दिखाएगा कि देखो ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है, फिर आप उसके अंदर एंटर हुए, अब ये वाला रूम होगा, ये डाइनिंग होगा, ये होगा, मतलब एक डिजाइन होगा पूरा, ठीक है। और वो डिजाइन जो है वो मेटेरियलाइज हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कर देगा उसका, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, एक बिल्डिंग मिल जाएगी। मतलब कोई एक डिजाइन होगा जिसको वो कंस्ट्रक्ट करके पूरी बिल्डिंग फॉर्म में जो हमको दे देगा वो आर्किटेक्चर है। मतलब हमें कुछ एक बड़ा सा बनाकर दे देगा, एक पर्टिकुलर अच्छी सी डिजाइन बनाकर सब बना के। मतलब ऐसा है कि पहले हम कुछ डिजाइन करेंगे, मतलब कैसा फाउंडेशन होगा, कैसी बिल्डिंग बनेगी, कैसा क्या होगा, ये जो सब कुछ हम कर रहे होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब ये जो स्कोप होता है ये आर्किटेक्चर का स्कोप होता है। वहीं अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो रिलेटिवली, रिलेटिवली वर्ड का मतलब होता है कंपैरेटिवली, मतलब उसके मुकाबले, मतलब आर्किटेक्चर के मुकाबले अगर हम स्कल्पचर, मतलब बिल्डिंग के मुकाबले अगर हम स्कल्पचर, स्कल्पचर को आप देखो एक मूर्ति है, तो एक मूर्ति जो होगी वो किसी बिल्डिंग के मुकाबले तो बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो रिलेटिवली तो वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और 3 डायमेंशनल वर्क होगा। देखो 3 डायमेंशन का मतलब हमको सबको पता है, उसमें हमको लेंथ भी दिख रही होगी, उसमें हमको ब्रेथ भी दिख रही होगी, उसमें हाइट भी दिख रही होगी, ठीक है। ऑल द बिल्डिंग इज ऑल्सो 3D, ऑफकोर्स 3D है तभी तो हम उसमें रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ जो होगा ये 3 डायमेंशनल वर्क होगा, लेकिन रिलेटिवली क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब आर्किटेक्चर के मुकाबले स्कल्पचर जो होगा वो स्मॉलर वर्क होगा, छोटा वर्क होगा, वो उतना बड़ा वर्क नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंस हमारे पास आता है, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और जो आसान है याद करना भी, कि हमको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों बोल रहा है। देखो मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड का मतलब क्या हुआ, मटेरियल यूज्ड का मतलब होता है कि हम किस तरीके का मटेरियल काम में ले रहे हैं। अब जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं एक, जैसे हमारा घर है,
हम घर बनाएंगे तो उसमें पहले फाउंडेशन बनेगी, फाउंडेशन बनेगी तो सीमेंट काम में आएगी, बजरी काम में आएगी, ठीक है, सरिये मतलब आयरन काम में आएगा। उसके बाद फाउंडेशन के बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी तो ईंटें काम में आएंगी, ब्रिक्स काम में आएंगी, फाइन। उसके बाद हमारे विंडोज लगेंगी तो वुड काम में आएगी, ग्लास काम में आएगा। मतलब देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स व्हिच वी गोना यूज टू बिल्ड अ बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हम बहुत सारे तरीके के मटेरियल काम में लेंगे, ठीक है। इसी के मुकाबले अब आप एक मूर्ति को सोचो, मूर्ति या तो पूरी मार्बल की होगी, एक ही किसी मेटल में बनेगी, या फिर ब्रॉन्ज की होगी, या फिर किसी सैंडस्टोन की होगी, या फिर किसी और मेटल की होगी। बट ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि हमने किसी का सर तो बना दिया मार्बल का, फिर उसके हाथ बना दिए ब्रॉन्ज के, फिर उसके पैर बना दिए सैंडस्टोन के। ऐसा तो मैंने तो ऐसी कोई मूर्ति देखी नहीं। तो ऐसी तो कोई मूर्ति बनाते नहीं, ऐसा स्कल्पचर तो बनाते नहीं। तो यूजुअली, अब इसने बोला यूजुअली, इसने यूजुअली इसलिए लिखा कि हो सकता है कि कभी कोई डिफरेंट मटेरियल काम में लेते, पर यूजुअली ऐसा होता है कि हम स्कल्पचर हमेशा सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल का ही बनाते हैं। मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल है, उसी के बेसिस पे हम पूरे स्कल्पचर को बना देंगे, ठीक है। मतलब मार्बल की मूर्ति बनाई तो पूरा मार्बल मार्बल का बना दिया, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि हमने उसके हाथ दूसरे के बना दिए, उसके पैर दूसरे के बना दिए। लेकिन बिल्डिंग के केस में ऐसा होगा, बिकॉज यूटिलिटी अलग है ना, यूटिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्डिंग के अंदर अगर हमको गेट बनाने हैं तो हम गेट का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर जा पाए, आ पाए, उसे खोल पाए, उसे बंद कर पाए। तो वी कांट मेड इट विद स्टोन, तो हम उसे पत्थर का नहीं बना सकते, ठीक है। पर स्कल्पचर का कॉन्सेप्ट अलग है, उसका स्कोप अलग है। वहां हम सिंपली एक पूरे में बना सकते हैं। इवन एक में बनाना इज लाइक कि वो ज्यादा मजबूत होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने एक चीज जो डिफरेंशिएट करी वो ये कही कि भाई मटेरियल यूज जो है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो आर्किटेक्चर है या फिर वो स्कल्पचर है। दिस इज वेरी जेन्युइन एंड दिस इज वेरी इजी डिफरेंस टू डिफरेंशिएट, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आता है प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब प्रिंसिपल क्या है? देखो, प्रिंसिपल का मतलब जो है वो यहाँ ये है कि जैसे हमको कोई बिल्डिंग बनानी है, सॉरी, अगर हमको कोई बिल्डिंग बनानी है तो हमको उस बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ टेक्निक ऑफ लगानी पड़ेगी, मतलब कुछ इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। जैसे पर्टिकुलरली मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो सिविल इंजीनियर्स आर देयर who are actually educated to for that particular purpose। सिविल इंजीनियर्स वो हैं जिनको एक्चुअली पढ़ाया गया है कि भाई यही आपका स्कोप ऑफ एरिया है और आप इसी स्कोप ऑफ एरिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर्स आर देयर जो हमको ये कर दे रहे होते हैं। तो मतलब हमको कोई पर्टिकुलर स्टडी करनी होती है, मतलब इंजीनियरिंग सीखनी होती है बिल्डिंग बनाने के लिए। इसके अलावा इफ यू गाइज नो कि आर्किटेक्ट का भी एक कोर्स होता है, इट्स कॉल्ड बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। इट्स अ 5 ईयर कोर्स, एक बी आर्क की डिग्री मिलती है आपको, ठीक है। तो ये जो बी आर्क की डिग्री है वो वही है कि आपको पूरा डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग बनाना सब आपको सिखाया जाता है। मतलब यू आर टेक्निकली एप्ट टू बिल्ड अ बिल्डिंग। आर्किटेक्ट के लिए एक जरूरी है कि उसको ये सब चीजें आए, उसको डिटेल्ड आए, उसको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, ये सब उसके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हमें एक फाउंडेशन खड़ा करना है और वो बहुत टाइम तक उसको टिका के रखना है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हम उसके अंदर जाकर रहने वाले हैं, बिकॉज अगर वहाँ पे कुछ भी टेक्निकल एरर होता है तो वो टेक्निकल एरर आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजीज आ गई है। अब तो हम ये देखते हैं कि हाँ, जैसे हम कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अपार्टमेंट देखने जाते हैं, कोई फ्लैट वगैरह देखने जाओगे तो दे विल टेल यू कि देखो ये जो है ये अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब अर्थक्वेक भी आ जाएगा तो भी ये इतना इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो दे गाइस टेल यू। दैट मीन्स कि देर इज एक्यूरेट मेजरमेंट, देर इज डिटेल्स, देर इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मतलब बहुत सारी पढ़ाई करके और फिर ये सब कुछ करके उन्होंने ये सब कुछ सीखा है और उसके बाद फिर उन्होंने उसको अप्लाई की, ठीक है। लाइकवाइज आर्किटेक्चर जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा टेक्निकल है। मतलब टेक्निकली और एप्रोच विद डेट ना, देन ओनली यू विल डू दैट, ठीक है। अभी स्कल्पचर क्या है? स्कल्पचर क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है। मतलब मैंने इमेजिन करा कि एक बंदा है जिसके 3 सर है। अब मैंने इमेजिन कर लिया, मेरी इमेजिनेशन, मैंने कुछ भी इमेजिन कर लिया, अब मैंने इमेजिन करा। अब उस इमेजिनेशन के लिए तो मुझे कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इमेजिन तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्रिएटिविटी दिखाते हुए कुछ भी बना दिया। उस बंदे के 3 सर है, 2 ही हाथ है, लेकिन अब कुछ भी सोच लिया मैंने, इमेजिन करना था, कुछ भी कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी बोल रहा है कि यहाँ जो है ये इमेजिनेशन के लिए मुझे कोई टेक्निकल असिस्टेंस है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इमेजिन कर लिया। टेक्निकलिटी क्या है कि हम उसको बना पाओ, फाइन। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एक्यूरेट मेजरमेंट या बहुत ज्यादा मतलब इंजीनियरिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जरूरत मुझे आर्किटेक्ट में पड़ रही है, ठीक है। जो आर्किटेक्चर के लिए मुझे जो टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ रही है वो मुझे स्कल्पचर बनाने के लिए वो चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाइज ये दोनों बहुत डिफर करते हैं। प्रिंसिपल वाइज आर्किटेक्चर कुछ और है, प्रिंसिपल वाइज जो स्कल्पचर है वो कुछ और है, फाइन। अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो चीजें क्या है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी तक मैंने जो भी बोलती गई उसके बाद आपको चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी समझ आएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक बिल्डिंग है, एक आर्किटेक्ट फॉर्म है। रेड फोर्ट एक बिल्डिंग है। इसी तरीके से स्कल्पचर देखे तो डांसिंग गर्ल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो नटराज की इमेज है। नटराज की इमेज सब जानते हैं, शिवा एंड डांसिंग पोज। ठीक है, वो नटराज की इमेज है। या फिर कोई भी इमेज है, कोई भी सिंपल सी इमेज है, कोई भी भगवान भगवान की हमने फोटोज देखी है, मूर्ति देखी है, वो सब क्या है, स्कल्पचर है। ठीक है, जैसे राम जी की हमने फोटो देख ली, किसी की भी देख ली, ठीक है, वो सब क्या है, स्कल्पचर्स। हम जितने भी मंदिर वंदिर में जाते हैं, फोटो जो भी स्कल्पचर्स देखते हैं वो सब है। सिंपली मूर्ति जो होती है, हम कोई भी हमने किसी का बस देखा, ये देखा, वो सब क्या है, स्कल्पचर है। लाइकवाइज हम अब सारे एग्जांपल्स को एक बार इस पर इनपुट करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा सब कुछ था वो ठीक हो रहा है, रेप्लिका, मतलब इन दो इमेजेस के बेसिस पे हमको पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फाइन। देखिए कैसे हमने समझा था इसको, कहाँ से हमने स्टार्ट करा था, कि क्या डिफरेंस है, वो स्टार्टिंग से हम देखते हैं। हमने देखा था कि भाई ये जो चीज है वो कुछ डिजाइन या कंस्ट्रक्शन होता है। तो हाँ, ताजमहल की कोई डिजाइन बनी, फिर उसको कंस्ट्रक्ट भी किया गया, जो हमको लाइव दिख रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक 3D इमेज बना दी, छोटी रहेगी एक तो यूजुअली, और एक 3D इमेज हमने बना दी जो ऐसी दिख रही है हमको। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल यूज्ड, अब मटेरियल कैसा है, इसमें मार्बल भी यूज हुआ, इसमें यहाँ पे मेटल भी यूज हुआ, इसमें यहाँ पे ग्लासेस भी लगे होंगे, इसके अंदर और भी डिफरेंट, इसकी फाउंडेशन के अंदर सीमेंट मिट्टी बजरी ये सब भी लगी होगी, ये सब कुछ लगा होगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पर्टिकुलर एक ही मेटल के अंदर बन गया होगा। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज में थी, तो ये पूरा पूरा ब्रॉन्ज के अंदर हमने बना दिया, मतलब एक सिंगल मेटल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ वही कि यहाँ तो बहुत इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगाई होगी कि ताजमहल ऐसा दिखे, वो इतना टिका रहे, इतना बड़ा है, और इतने सालों तक ये ऐसे कैसे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत इंजीनियरिंग लगानी पड़ी होगी। तो यहाँ जो है, यहाँ बहुत अच्छी वाली इंजीनियर लगी। यहाँ ये क्या है, इमेजिन करा कि एक लड़की है जो इस तरीके से खड़ी है। ठीक है, इमेजिनेशन हुई ज्यादा, और इमेजिनेशन करने के बाद विदाउट बहुत डिटेल मेजरमेंट के साथ हमने एक स्कल्पचर तैयार कर दिया। फाइन। अभी हमने ये पढ़ लिया कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब आर्किटेक्चर इज समथिंग एल्स एंड स्कल्पचर इज समथिंग एल्स। दो अलग अलग दुनिया है, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों को इमेजिन करके बनाया गया है। आर्किटेक्चर इज ऑल्सो, ताजमहल में इमेजिनेशन तो रहा ही होगा ना किसी की, शाहजहां ने इमेजिन तो कराई होगा कि मेरी बीवी का मकबरा ऐसा दिखे, तो कुछ तो इमेजिनेशन रही होगी। ठीक है, वहीं स्कल्पचर भी कहीं ना कुछ इमेजिन करके बनाया होगा, कुछ ना कुछ इमेजिन करा होगा कि हाँ ये ऐसा दिखे या कैसा दिखे। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ जो ऐसा लग रहा है कि बस चलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी है, तो कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे? एनीथिंग विच यू गाइस वांट टू आस्क? कैन आई मूव फर्दर? ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और स्पेसिफिकली अब आर्किटेक्चर में चलते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, देन वी गो विद स्कल्पचर, देन वी गो प्रोसीड विद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फाइन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्किटेक्चर। अभी आर्किटेक्चर, am I audible? यस मैम। यस मैम। Okay, fine. So can we proceed further? यस मैम। Okay, fine. So अभी हम आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अभी वापस हम चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। अभी ऐसा है कि जो भी आर्ट फॉर्म हम लेंगे उसको हम कैसे लेकर चलेंगे कि बिगिनिंग, बिल्कुल बिगिनिंग, जितना बिगिनिंग हमको पता है, ठीक है, जो बिगिनिंग हमको पता है वहां पर कैसा रहा, फिर उसके आगे वाले एरा में कैसा रहा, फिर उसके आगे वाले एरा में कैसा रहा, फिर उसके आगे वाले एरा में कैसा रहा, ऐसा कैसे चलता रहा, कैसे कैसे। अभी ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम ये पुरानी चीजों को नई चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज पुरानी चीजें अगर हमको पता लगती जाएगी तो आगे का जो स्टेप है वो हम इंटरप्रीट कर पाएंगे, वो हम खुद इमेजिन कर लेंगे, यार ऐसा हुआ होगा, और एक्चुअली वैसा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, जो भी आर्किटेक्चर फॉर्म है वो, अगेन मैंने कहा था कि हर जो आर्ट फॉर्म है वो क्या है, वो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपकी सराउंडिंग है, उस एरा में जैसा हो रहा है। देखो दोनों चीजें इंटरलेक्टेड। अगर आपको आर्किटेक्चर पता है तो आप वहाँ की सराउंडिंग पता कर सकते हो, अगर आपको सराउंडिंग का आइडिया है तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा। फाइन। अभी दोनों चीजें हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं।
अभी स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एंशियंट इंडिया, देन मिडाइवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया. फाइन. एंशियंट इंडिया जो है वो पार्ट है जो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में डिवाइड करा मिडाइवल इंडिया, थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड करा मॉडर्न इंडिया. इस तरीके से 3 जो फॉर्म्स मैम थे. स्लाइड्स आर नॉट विजिबल. ओके ओके ओके, 1 सेकेंड. फाइन. यस मैम. ओके. सो पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. मतलब 3 पार्ट्स के अंदर हम पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं. ठीक है. एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड इट्स मॉडर्न इंडिया. फाइन. अभी क्या है, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया इज ए ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन. ब्रॉडली हमने सेग्रीगेट कर दिया 3 पार्ट्स में, एक एंशियंट इंडिया, एक मिडाइवल इंडिया, एक मॉडर्न इंडिया. उसके क्या बेसिस रहे, उसका क्या एरा रहा, उसका क्या रहा, वो टू बी स्पेसिफिक हमारे सब्जेक्ट मैटर का पार्ट नहीं है. वो जब भी हम बिल्कुल डीप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तभी हमको बताते हैं कि एंशियंट इंडिया क्या है, मिडाइवल या मॉडर्न है. हमारा जो मुद्दा है डिस्कशन का वो ये है कि अगर पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म यहाँ मिला तो वो वहां ही क्यों मिला, उसका रीजन हमको देखना है. उससे क्या होगा, देखो उससे हमको क्यों इतना कनेक्शन बिठाने का समझ पड़ रहा है वो ये है कि अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वो फैक्ट्स को मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे फैक्ट्स को मगअप करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे अभी हम सब्जेक्ट में जाएंगे तब अपना वही स्टाइल चलेगा कि पहले आई विल नरेट यूर स्टोरी. पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी और उस स्टोरी के बेसिस पे हम सारे के सारे फैक्ट्स को फटाफट से याद कर लेंगे. ठीक है. वो विद इन द क्लास ही हमको वो चीजें सब समझ में भी आ जाएंगी और हमको सब चीजें याद भी हो जाएंगी. ठीक है. अभी हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले एरा के अंदर. ठीक है. मतलब हम चल गए बिल्कुल स्टोन एज के अंदर. अब जो स्टोन एज है ये है क्या, जब हम स्टोन एज में गए तो ये हमारी स्टोन एज चल रही है. स्टोन एज जो थी उस स्टोन एज में क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर सब स्टोन्स को काम में लेते थे. सारा जो हमारा पुराना बंदा था वो स्टोन्स को काम में लेता था. तो वो क्या करेगा, स्टोन्स के बेसिस पे उन्होंने हिस्टोरिशियंस ने एजेस को डिवाइड करा. स्टोन के बेसिस पे कैसे करा, स्टोन के बेसिस पे ऐसे करा कि वो लोग स्टोन टूल्स बनाते थे. अगर वो स्टोन टूल जो है वो बहुत रॉ फॉर्म का है, मतलब वो सबसे पुराने वाले लोग काम में लेते होंगे बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि शार्पेंट करने से क्या फायदा हो जाएगा और उनको ये भी नहीं पता था कि शार्पेंट करेगा ऐसे. ठीक है. उसके बाद हमको थोड़ा और बेटर फॉर्म का, थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म का टूल मिला तो हमने देखा कि ये उससे आगे वाली एज है. फिर हमको और शार्प टूल मिले तो हमने टूल्स के बेसिस पे इन लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया. उन्होंने किया कैसे, उन्होंने स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. एक तो थी हमारी पैलेलिथिक एज, देन इट्स मेसोलिथिक एज, देन इट्स न्यूलिथिक एज. फाइन. अब ये पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज जो है, ये एजेस जो हैं, इन एजेस के बारे में अगर हमको पता होगा ना तो हमको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग से चीजें कैसी चल रही थी. के बारे में पता होने से क्या मतलब है, के बारे में पता होने से मतलब ये है कि जैसे पैलोलिथिक एज जो है, पैलोलिथिक एज के अंदर जो लोग थे वो ज्यादातर हंटर गैदरर्स थे. मतलब वो एनिमल्स को पकड़ते थे, मारते थे, खा लेते थे. ठीक है. उसके अलावा ये लोग जो थे, जस्ट अ मिनट, ये लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते थे. ठीक है. मतलब यहाँ पर हमने कुछ पेड़ वेड़ जो भी एनिमल्स थे उनको एग्जॉस्ट कर लिया, उनको खा पी लिया, वो खत्म हो गए. उसके बाद हम जंप कर गए दूसरी जगह पे, हम चले गए दूसरी जगह पे. अब जो इंसान को एक जगह रुक के रहना ही नहीं है तो फिर उसको घर बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सेटल्ड लाइफ क्या होती है. तो जो पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, मैम नॉट ऑडिबल. नाम ऑडिबल. यस हाँ मैम. लैग हो रहा है वॉइस. नाउ इट्स मैम एक फाइन. बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा वॉइस थोड़ा रिपीट करो. या श्योर श्योर श्योर, आई विल गिव मी अ सेकंड.
तो अभी जो 3 एजेस थी हमारी, दे आर एक्चुअली मीसोलिथिक, पैलेलिथिक एंड नियोलिथिक। फाइन, इन एजेस को हमने डिवाइड करा जिस तरीके के टूल्स ये काम में लेते थे। बेसिकली इन लोग इनको स्टोन एज कहते थे। जो ये हमारी जो पैलेलिथिक एज थी, पैलेलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज कहते थे, ठीक है, बट दैट इज एक्चुअली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कोर हिस्ट्री, है ना। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल्स बिकॉज दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ उस वहीं तक लेकर जा रही हूँ जहां हम आर्किटेक्ट को कनेक्ट कर पाए कि आर्किटेक्ट कैसा रहा होगा। तो देखो, हम अगर ये एज समझ लेंगे कि जब लोग को ओपन एयर में रहना है, जब इनको घूमना फिरना है, तो इनको आर्किटेक्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता ना। मतलब आपको एक जगह टिक कर ही नहीं रहना है। हम क्यों घर बना रहे हैं? बिकॉज वी आर हेयर टू लिव ए सेटल्ड लाइफ। हम सेटल्ड लाइफ रहना चाहते हैं, इसलिए तो हम घर में रह रहे हैं ना, ठीक है। और भी रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाई वी आर लिविंग इन हाउस। यहाँ के लोगों को वो सब था ही नहीं। इनको ये था कि हमें ओपन एयर में रहना है। ये लोग रिवर वैली के पास में रहते थे बिकॉज वहां से इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती थी। सेकेंडली, वहाँ पानी पीने के लिए कोई अगर एनिमल आता था तो वो उसको हंट करके खा पाते थे, तो इनकी खाने की जरूरत पूरी हो जाती थी। इसके बाद थोड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि तब इनको लगा कि यार ठंड लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इन्होंने केव्स में जाके रहना स्टार्ट कर दिया। तो केव्स और रॉक शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ इसलिए आया कि नाउ दे फीलिंग कि यार वेदर इज सो हार्श, या फिर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का डर होने लगा था, तो इन्होंने रॉक्स में जाके रहने लग गया। तो इस एज में तो खाली हमारे पास जो आर्किटेक्चर के नाम पे है वो कुछ भी नहीं है, रॉक शेल्टर्स है, ठीक है। और ये रॉक शेल्टर का वही एरा है जहाँ पे ये ड्राइंग भी करेंगे बोर होंगे तो, और फिर वो पेंटिंग्स में हम रॉक पेंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो द कनेक्शन इज दिस कि भाई इंसान अब रॉक में बैठा बैठा बोर हो रहा है तो क्या करेगा, पेंटिंग वेटिंग कर लिया। पेंटिंग किसकी कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है कि एक जानवर पानी पी रहा है, हमने उसको मारा, तो फिर वो हंटर गैदरर्स हंटिंग की पेंटिंग बनाएंगे। तो हमने कनेक्ट करा कि पैलेलिथिक वाले एज में जो लोग थे ना वो हंटर गैदरर्स थे, क्योंकि उनकी पेंटिंग में हमको वो एनिमल्स को हंट करते हुए मिले, ठीक है। दिस इज द कनेक्शन एक्चुअली व्हाट आई वांट टू कन्वे। कि आपको अगर ये कनेक्शन समझ में आ गया ना, मतलब पूरी हिस्ट्री फिर सिंपल है। अगर हमको ये ट्रैक्स समझ में आता जा रहा है ना कि यार ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर हमको कोई टेंशन वाली चीज नहीं। फिर हमको सिर्फ फैक्ट्स है और वो फैक्ट्स हम स्टोरीज के थ्रू जल्दी से समझ लेंगे, ठीक है। तो हमको एक कनेक्शन समझ में आ जाएगी ऐसा चल रहा है। तो हमको समझ में आया कि भाई वो उसको एक जगह रुककर रहना नहीं था, तो वो क्या करेगा, रॉक शेल्टर्स में रहेगा। तो रॉक शेल्टर्स में आराम से टाइम स्पेंड करा और वहां से वो पेंटिंग जो, एक्चुअली मैं नहीं जा रही हूँ अभी पेंटिंग्स में बिकॉज पेंटिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से रुकना स्टार्ट करा। अब देखो यहाँ रॉक शेल्टर्स के अंदर एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो हम बहुत सुना होगा शायद आप लोगों ने ऑलरेडी, भीमबेटका की रॉक्स जो है, ठीक है। भीमबेटका एमपी के अंदर है, ठीक है। दे आर एक्चुअली वेरी फेमस। तो यहाँ से हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि लोग ऐसा वैसा करते थे, दे आर हंटर गैदरर्स वगैरह वगैरह। एक गुडियान करके चेन्नई में एक जगह है, वहां पे भी रॉक्स हैं जिनका हमको एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ वो पैलेलिथिक एज से I'm रिलेटेड। not audible. Some voice is breaking. नाउ इट्स ऑडिबल? आई एम ऑडिबल नाउ? I'm still breaking. I'm not No. clear. Now it's audible or it's still breaking? Am I clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। अभी पैलेलिथिक एज के लोग जो थे वो रॉक्स में रहते थे, ये कनेक्शन हमको मिल गया तो हमको समझ में आ गया कि वहां तो रॉक शेल्टर्स थे, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू विद आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारे पास आती है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या करते थे, उनको एक जगह रुककर रहते थे थोड़े टाइम के लिए, देन वो सॉरी एक जगह रुककर रहते थे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर वो माइग्रेट कर जाते थे। माइग्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर कहीं चले गए हैं, बिकॉज पैदल ही जाना होता था, ज्यादा दूर जाएंगे भी कैसे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक जगह थोड़े टाइम रहते थे, उसके बाद माइग्रेट करके फिर दूसरी जगह कहीं रहने चले गए, ठीक है। तो हो क्या रहा है, वो यहाँ पे टेम्परेरी हट बनाते थे, मतलब उनको अब रहने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बिकॉज अब हर जगह तो आपको रॉक्स नहीं मिलेगी ना, हर जगह तो आपको केव्स नहीं मिलेगी,
तो अब आपको खुली जगह कहीं रहना है तो यू हैव टू क्रिएट द हट। तो आपने एक टेम्परेरी हट बनाई, यहाँ रहे, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप जंप करके दूसरी जगह चले गए, तो वो टेम्परेरी हट्स होती थी। ट्रैशेस और जो भी उनको मिल जाते थे वहां पे, ठीक है, सूखे जो पत्ते वत्ते मिल जाते थे उनसे वो हट बनाते थे और उनसे वो रहते थे, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कुलर हट का कंसेप्ट भी आया था। तो वो क्या करते थे, पत्थर पत्थर जमा के ऐसे सर्किल टाइप के हट बनाते थे, और वो पत्थर कोई मतलब कोई उनके अंदर ज्वाइंटिंग बॉन्ड नहीं होती। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ईंट पे ईंट रखते हैं, बीच में सीमेंट लगा रहे हैं उसको पक्का बनाने के लिए। इन लोगों को ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पता था, पर इनको इतना पता था कि पत्थर पे पत्थर रख के एक टेम्परेरी हट बनाते थे और उसके अंदर ये लोग रहने लग जाते थे, ठीक है। बहुत सारे सर्कुलर हट और इन सब के कॉन्सेप्ट मिले। इसके बाद आया नियोलिथिक। नियोलिथिक इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा यंग है, मतलब एज वाइज नियोलिथिक इज यंगेस्ट, ठीक है। ये नियोलिथिक एज जो है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कई हिस्टोरियंस, ऐसा पढ़ने में आता है बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट, कि नियोलिथिक कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी है किसकी, आईवीसी की। आईवीसी के जस्ट साथ साथ सी ये चलने लग गई थी, मतलब पुराना जो आईवीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जो हरप्पन कल्चर है उसके साथ साथ, मतलब यहाँ आ गए अपन हरप्पन आर्ट में। ये हरप्पन आर्ट के साथ साथ सी कहीं ना कहीं ये नियोलिथिक है। मतलब हरप्पा से पहले वाली जो चीज मैं आपको बता रही थी, डेट इज पैलेलिथिक, डेट इज मीजोलिथिक एंड डेट फिर नियोलिथिक। ये हम क्यों नहीं पढ़ते आर्किटेक्चर में, क्योंकि आर्किटेक्चर है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं रॉक्स को क्या पढ़ना है, घर बनाते थे बस। मैंने ये तीनों क्यों बताया, मैंने ये तीनों ये बताया कि आपको ऐसा ना लगे कि यार अचानक से लोग सीधे बड़े बड़े घरों में रहने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लोग अचानक से बड़े बड़े घरों में नहीं रहने लगे। पहले जो सिस्टम था वो ऐसा था, मतलब पहले वही पैलेलिथिक एज थी, फिर मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक थी। वहां लोग ओपन एयर में रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने रॉक्स में, रॉक के उसमें रहना स्टार्ट करा। फिर हर जगह रॉक की अवेलेबल नहीं होती थी, तो फिर उन्होंने क्या करा, टेम्परेरी हर्ट्स बनाना स्टार्ट करा। फाइन। अब जो मेन चीज है हमारी, एक्चुअली जहां से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा अब जो हम आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ये हरप्पन आर्ट जो हम आर्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट रिलेटेड टू मॉडर्न डायनेस्टी, उस टाइम पे कैसा आर्ट चलता था। पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न के बाद कैसा था। फिर गुप्ताज आए, अगेन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो जहां से आएगा वो कुछ लेकर आएगा, जो रूल करेगा वो वहां कुछ रहेगा, और पुराना जो पहले से चल रहा है उसके साथ कुछ हाइब्रिड बनाएगा, ठीक है। फिर आया साउथ इंडियन आर्ट। ये सारा हमारा का सारा एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्चुअली आवर सिलेबस, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडावल इंडिया। मिडावल इंडिया में दिल्ली सल्तनत होगी। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी बाहर से लोग आए, एक्चुअली मिडावल इंडिया इज टोटली अ मिसमैच। मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि बाहर से लोग आते गए। स्पेशली यहाँ पर इस टाइम पे क्या होगा, इस्लामिक जो होगा टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा दिखेगी। पूरी दिल्ली सल्तनत वो, ये तुर्किश आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ये सब कुछ सब बाहर का ही लेकर आएंगे। मुगल, पूरे के सारे मुगल हमको पता ही है, ठीक है, सब इस्लाम को फॉलो करते थे, तो हमारे आर्किटेक्चर में वो इस्लाम वाला जो टोन है वो साफ दिखेगा हमें, ठीक है। तो हमें उस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि यार इस्लामिक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस तरीके का आर्किटेक्चर फॉर्म देखने को मिलता है, उसको हम कनेक्ट करके समझेंगे और हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट आएगा, दैट इज अवर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया मतलब कौन आ गए यहाँ पे, ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स अपना कुछ स्टाइल लेकर आए ब्रिटिश से, उन्होंने इसको यहाँ मिलाया और उसको बोल दिया इंडो गॉथिक स्टाइल या न्यू रोमन स्टाइल। तो यहाँ हमको कैसे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, जो ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स के पास जैसे एविडेंसेस थे, तो ब्रिटिशर्स वाले एविडेंसेस हमको यहाँ देखने को मिलेंगे कि हमको समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया। ये एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस है, ये हमें पता है, बस मैंने इंट्रोडक्शन जैसा बता दिया कि यार देखो ऐसा ऐसा है और इस पार्ट के अंदर हम उसको लेके चलेंगे। ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, ठीक है। जो हमारा एक्चुअली यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड आर्किटेक्चर का कंटेंट है वो ये है, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी ऐसा कुछ यहाँ तक जो यू गाइज वांट टू आस्क मी कि यार ये बहुत जल्दी हो गया, ये हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज अभी तक ऐसा वैसे कुछ नहीं था टेक्निकली, बट फिर भी ऐसा कुछ है तो प्लीज कन्वे मी सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। Is there anything you guys want to ask? Nothing? So can I proceed further? मैम Yes, ma'am. Sure. Fine. अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा कल्चर जो कहते हैं, हड़प्पन कल्चर, वो यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हम आराम से स्लो स्लो चलेंगे, चीजों को साथ ही साथ लर्न करने की या समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से चलेंगे कि चीजें एक साथ आ जाए। देखो प्रॉब्लम क्या होगी
इस सब्जेक्ट के साथ, आर्ट एंड कल्चर के साथ, कि एक तो क्या है सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब आर्किटेक्चर एक अलग दुनिया है, फिर पेंटिंग, फिर म्यूजिक, फिर डांस, देयर इज सो मेनी थिंग्स। इसको मेरा मतलब जो सजेशन लो या जैसे भी आप लेना चाहो यही है कि इसको साथ के साथ करो। मतलब बेस्ट सजेस्ट जो मैं कर सकती हूँ करूँ, मतलब आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। द थिंग इज डैट कि अगर आपने इस वीक का पढ़ के और इसको छोड़ दिया ना तो आपको कुछ याद नहीं आना बाद में, बिकॉज ये दिखने में ऐसा है कि हाँ ठीक है चीज है, क्योंकि चीजें क्या है, नंबर ऑफ फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। जो प्रॉब्लम इज दिस, नंबर ऑफ फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा स्टोरीज डालेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे ना तो डेट इज वेरी फाइन। तो साथ के साथ टेस्ट दो, साथ के साथ वीक में जो भी हो रहा है उसको अगर आप लेकर चलते रहोगे ना तो चीजें थोड़ी आसान रहेगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे कुछ भी है तो, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो इस वर्ड को देख लेते हैं, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बोल दिया ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब मैंने इस वर्ड को समझा दिया ना तो आधी स्टोरी तो क्लियर हो गई। ये पता चल गया कि कहाँ पे क्या चल रहा होगा। मतलब कुछ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टाइप क्वेश्चन होंगे वो तो हम वैसे ही कर लेंगे। अब आईवीसी है क्या? इंडस एक रिवर है, फाइन, यू गाइज नो प्रोबेबली। इंडस जो रिवर है उसका फ्लो जो है वो ऐसा है, वो यहाँ से फ्लो करते हुए ऐसे 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 फ्लो करते हुए ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज है जिसके अंदर मिल रही है, इसमें से निकल रही है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी यू गाइस नो प्रोबेबली, ठीक है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, ट्रिब्यूट मतलब किसी को देना, हम ट्रिब्यूट देते हैं लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो रिवर में से अलग हो जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो उसमें आके मिल जाती है वो ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो अब क्या है कि मेन रिवर का जो फ्लो है वो प्लस उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी है वो क्या होती है, ये पूरे का पूरा जो है ये वैली बनाती है, मतलब उस रिवर की वैली बन रही होती है, ठीक है, जो बहुत फर्टाइल होती है एक्चुअली। तो ये इंडस रिवर जो फ्लो कर रही है और जिसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो कर रही है, ये पूरा जो रीजन है ये इंडस वैली का रीजन है। अब इस इंडस वैली के रीजन में जितनी भी चीजें हमें मिली है, मतलब जितने भी प्लेसेस मिले हैं एक्सकेवेशंस के अंदर, खुदाई वुदाई में हमको मिले हैं जो है, उस वाले रीजन में जो मिला है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस वैली से रिलेटेड है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या है? लेट मी टेल यू, गिव मी 1 मिनट। तो इंडस वैली का मतलब हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे गंगा वैली, यमुना जा रही है, गंगा जा रही है अपनी, अब इस गंगा के आसपास का कुछ भेद हम क्या बोलेंगे? गंगा वैली है। कोई और यमुना का है तो यमुना वैली है, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडस वैली से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मतलब दिस एरिया इज एक्चुअली इंडस वैली, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि हम एक बार थोड़ा सा डायरेक्शनली इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमको अगर डायरेक्शनली चीजें क्लियर होंगी ना तो हमारे लिए और भी चीजें आसान होंगी। कैसे डायरेक्शनली? ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। ये आ गए हम ईस्ट में, ये हो गया वेस्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये हो गया साउथ, मतलब कि यहाँ नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। ये जो बीच है दिस इज नॉर्थ वेस्ट। मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडस वैली की सिविलाइजेशन का पूछते हैं तो वो क्या बोलेगा कि वो इंडिया के कहाँ लाया कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट में लाया कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज जो है, ये जो मैप आप देख रहे हो ये बहुत पुराने टाइम का मैप है, मतलब ये देख लो 2600 बीसी का, 1900 बीसी टाइप का मैप है, ठीक है। ये मैप जो है इसके अंदर ये सब कुछ इंडिया है, लेकिन आज प्रेजेंट डेट में हम बात करते हैं तो हम क्या है, ये एक्चुअली ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान है। मतलब कि अगर हम प्रेजेंट डेट में पूछता है कोई आपसे कि आईवीसी कहाँ है, तो आईवीसी कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ठीक है, और पाकिस्तान। ये आईवीसी की करंट लोकेशन है, ये करंटली हम आईवीसी की, क्योंकि बहुत सारी साइट जो है पाकिस्तान में जा चुकी है, ठीक है। हड़प्पा सब पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है सभी, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर होती है कि एक तो लोकेशनल कहाँ पे, और एक हमको ये समझ में आ गया कि आईवीसी है क्या। मतलब अगर हमको कोई एग्जैक्टली पूछे कि यार आईवीसी की लोकेशन क्या है तो हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा। अब अगर ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन कुछ आता है आईवीसी से रिलेटेड तो वो तो क्रैक हो जाएगा, मतलब लोकेशन हमारे दिमाग में। अब मैप रखने का जो मेन पर्पस मेरा था वो यही था कि आपको मैप से थोड़ा अच्छे से पिक्चराइज हो जाएगा कि अगर आप एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ लिखा हुआ या कुछ सुना हुआ हमारी इमेजिनेशन में धीरे जाता है, पर कुछ देखा हुआ मतलब पिक्चर्स होती है वो जल्दी से हमारे ब्रेन पे इंप्रेशन बनाती है। तो हमको अगर पिक्चर होती है ना वो पिक्चर जल्दी से एग्जाम में भी याद आ जाती है। तो आप, मेरा तो सजेशन ये है कि आप मैप में से देखोगे ना तो आपको थोड़ा जल्दी से याद आ जाएगा कि हाँ यार चीजें ऐसे हो रही थी। फाइन, ये हमको समझ में आ गया लोकेशनली आईवीसी ये है, ठीक है। अभी जो हमको दूसरी चीज देखनी है यहाँ वो ये देखनी है कि आईवीसी की कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। जैसे कि लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के अंदर आती है हड़प्पा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये सब कहाँ कहाँ पे है। कालीबंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बनावली दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट साइट। एक लोथल, लोथल का अपना खुद का बहुत है। धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लोथल का अपना खुद का सिग्निफिकेंस क्या है। लोथल जो है वो बिल्कुल देख रहे हो आप, बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब सी को टच कर रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ जो शिपिंग ट्रेड होता है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये चीज, ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं अगर आपको पता है लोथल कहाँ है। तो मतलब अगर आपको दिमाग में इमेज क्लियर है इस मैप की कि लोथल यहाँ लाया कर रहा है, तो आपको अगर मैच करने को भी आता है तो आप जल्दी से कनेक्ट कर ही लोगे ना यार। लोथल मतलब और सारी सिटीज के मुकाबले सिर्फ लोथल ही था जो बिल्कुल लोथाली तो जा जो बिल्कुल यहाँ पे लाया कर रहा था। तो डॉकयार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इंपॉर्टेंट होगा। हम मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा इनमें कंफ्यूज ही नहीं होंगे कभी। मतलब नो पॉइंट कि हम सोचेंगे भी वो सब है। लेकिन अगर हम सबको पता ही नहीं है कि मैप में कहाँ लाया करते हैं, देन देन इट्स अ ब्लंडर। फिर तो हमको लगेगा शायद हड़प्पा में भी डॉकयार्ड हो सकते हैं, शायद मोहनजोदारो में भी डॉकयार्ड्स हो सकते हैं, जो कि उसके आसपास कोई सी नहीं है, बट स्टिल वी कैन इमेजिन कि शायद हो सकते हैं, बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो इफ यू नो द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी और टाउन इन द मैप, देन इट विल बी इजी टू यू। ये काफी आपके लिए हेल्पिंग हैंड होगा कि जैसे लोथल, आई होप कि आप लोगों को याद रह जाएगा। ऑल्दो हम सबको अलग से लेंगे, बट स्टिल एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैप की यूटिलिटी होती है। अगर आप मैप पे से चीजें करते हो, मार्क करते हो, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। फाइन। तो ये वो सब चीजें हैं जो हम लेकर चलेंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो लेकर चल रहे हैं अपन, वही आईवीसी स्टार्ट कर रहे हैं कि आईवीसी क्या है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके अंदर इंडस वैली का मतलब तो हमको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंडस का मतलब इंडस रिवर है, सॉरी इंडस रिवर है, और उस रिवर के आसपास का जो एरिया है वो उसकी वैली है, और वहां पे जो चीज भी लोकेट करी है वो इंडस वैली है। अब ये सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन क्यों बोला हमने इसको। सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि इस सिविलाइजेशन के अंदर एक वर्ड है सिविल। सिविल का मतलब सबको पता है ना। मतलब हम बहुत मतलब गर्व के साथ कहते हैं वी आर लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी। क्या मतलब है इसका, सिविल सोसाइटी में रहते हैं। इंडस वैली वाले भी सिविल सोसाइटी में रहते थे, ठीक है। मतलब इतने टाइम पहले से वो सिविल थे। तो सिविल का मतलब जान लेते हैं कि सिविल क्यों कह रहे हैं हम इसको सिविल, बिकॉज इस सिविलाइजेशन वर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर हमको ये समझ में आ गया तो फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी, और चीजें आसान हो जाएंगी कि हाँ यार सिविल का मतलब क्या है। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है, सिविल सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो कुछ बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करती है। सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक सिस्टम को फॉलो करती है। अब वो बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, वो सोशल सिस्टम भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है, वो कोई बिलीफ सेट हो सकता है, वो रिचुअल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो किसी एक सिस्टम के अंदर आते हैं और वो सब उस सिस्टम से बंधे हुए हैं। जैसे हम लोग, हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम बहुत ब्रॉडली देखें तो पूरी ह्यूमन, जितने भी ह्यूमंस हैं उन ह्यूमंस का एक सिस्टम है, ठीक है। हम उन्हें सिविल कहते हैं जो ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको बराबर से ह्यूमन बीइंग समझ रहा है। इवन इससे भी ऊपर चले तो स्पीसीज, मतलब जो भी लिविंग थिंग है वो अगर लिविंग थिंग को, मतलब मैं अगर चींटी को भी लिविंग थिंग मान रही हूँ और मैं उसकी भी लाइफ की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उस लेवल पे सिविल हूँ, ठीक है। और उससे नीचे आए ग्लोबल लेवल पे देखो, ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री की रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब वो सिविल सोसाइटी में रहती है, मतलब सिस्टम को समझ रही है वो। इंडिया, इंडिया के अंदर हम सिस्टम को समझ रहे हैं कि हाँ ये सिस्टम है। एक स्टेट दूसरे स्टेट की रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब वो सिस्टम को समझ रहा है, ठीक है। एक एरिया के अंदर भी हमारा एक सिस्टम होता है। हम एक कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में हमारा एक सिस्टम होता है। वी हैव टू, ऐसा नहीं होगा कि सिविल का मतलब ये हो गया कि हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कि मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है, मेरा मन हो गया मैं तो यहाँ पे बीच में अपनी बाइक खड़ी करूंगी तो कर लूंगी, नहीं नहीं। नाउ आई एम लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी, तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। यू आर एक्चुअली अंडर अ सिस्टम, आप एक सिस्टम के अंदर हो। सिस्टम ये कहता है कि आप गाड़ी अपने घर के बाहर ही लगाओ, क्योंकि उसको ऐसा करने से कोई और डिस्टर्ब होगा, ठीक है। मतलब आप किसी एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, गार्बेज कलेक्शन का एक सिस्टम है, ये सब सिस्टम है जिस सिस्टम को हम फॉलो कर। इवन हमारी फैमिली के अंदर भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो सबको पता होता है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट, वी शुड एक्चुअली, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमको उनके साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना चाहिए। हमारी सोसाइटी का एक सिस्टम है कि फीमेल्स के साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना चाहिए। एक्चुअली मेल फीमेल दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये सब एक सिस्टम है। अगर हम इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम सिविल सोसाइटी कहलाते हैं, हम सिविलाइज्ड सिटीजन कहलाते हैं, सिविलाइज्ड पर्सन कहलाते हैं, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, अब सपोज करो एक बंदा जंगल में रहता है, ना तो उसका कोई ड्राइंग एरिया है,
ना उसका कोई डाइनिंग एरिया है, ना उसका कोई बाथरूम है, ना उसके पास, पहली बात उसका गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं पे भी कचरा डाल सकता है, मतलब उसको कोई सिस्टम नहीं है, ना उसको कोई पूछने वाला है, ना उसको कोई कहने वाला है। तो ये बंदा क्या सिविलाइज सिस्टम में रहता है? नहीं, ये किसी सिविलाइज सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको देख रही होगी, जो उसको मतलब कर रही होगी, कुछ करने को कह रही होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है कि इंडस वैली एक सिविलाइजेशन थी, मतलब यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, यहाँ पे कोई एक सिस्टम था, यहाँ पे सब कुछ सेटल था और लोग उसको फॉलो करते थे। मतलब अब हम मीजोलिथिक, पियोलिथिक और पैलोलिथिक और नियोलिथिक से बहुत आगे आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ सिस्टम था, यहाँ पे एक्चुअली वैसा सिस्टम देखने को मिलेगा जो आज के टाइम पे हम देखते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ बिग थिंग कि आपको इतने पुराने टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिल रहा है। मतलब ये इतना पुराना जो है 3 मिलियन BC पुराना जो सिस्टम है उसके अंदर हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई फोकस द वर्ड सिविलाइजेशन, बिकॉज दिस इज अ बिग डील। अभी 2-3 स्टेटमेंट में आगे आपको बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये तो सच में बहुत बड़ी चीज हो गई भाई, आपने 2 मिनट इसको दिए तो जरूरी से देना, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने उसके साथ। अब देखो, द सिविलाइजेशन दैट अपीयर्ड इन द नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अब हमको क्लियर है, मैप याद आ जाएगा हमारे दिमाग में, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है इंडिया के, पाकिस्तान में है, ये दो चीजें तो हमको मैप से याद हो जाएगी, आंखें बंद करते याद आ जाएगा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में थी, 3rd मिलियन BC में, मिलेनियम BC में ये थी। और इस पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन? क्योंकि इंडस रिवर की वैली के आसपास की सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम था, यहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम था, लोग उसको फॉलो करते थे। फाइन। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो ये कि ये जो सोसाइटी बनी, मतलब ये जो इंडस वैली सोसाइटी बनी, ये फर्स्ट फर्स्ट अपने आप में ऐसा वर्ड लगता है ना कि मतलब ये तो वही बहुत ही बड़ी चीज कर दिया आपने, कुछ अलग ही कर दिया। एक्चुअली इन्होंने कर दिया था कुछ अलग। ये पहली अर्बन सोसाइटी है। अर्बन रूरल पता होगा शायद, है ना? अर्बन रूरल क्या है? रूरल मतलब बिल्कुल गांव वाला सेटअप, जहाँ पे बिलीफ सिस्टम है लेकिन थोड़े पिछड़े टाइप के। लेकिन अभी इन्होंने IVC को अर्बन बोला है, मतलब अर्बन मतलब शहरी सोसाइटी थी एक, ठीक है, मतलब शहरी मापदंडों पे जिसको अर्बन और रूरल को डिवाइडेशन होता है, तो वही इन्होंने अर्बन रखा। मतलब अब ये लोग जो फर्स्ट अर्बन सोसाइटी कह रहे हैं, बड़े बड़े हिस्टोरिशियंस, बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट होंगे जो एक्चुअली डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अर्बन होता है, ये रूरल होता है, तो इन्होंने इस सोसाइटी को जो भी मिला एविडेंसेस उनके बेसिस पे अर्बन की कैटेगरी में डाला। तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा वेल मेंटेन्ड होगी, मतलब कितने सारे स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करके एक अर्बन वाली सोसाइटी में आई होगी, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ होता है ना, हमारे किसी को सिटी नहीं बोलते, और मेट्रोपॉलिटन बोलना तो अलग चीज है, ठीक है। सिटी नहीं बोलते हम उसको, टाउन बोल देते हैं, भाई ये शहर नहीं है, कस्बा है। बट IVC को हम आउटराइटली अर्बन बोल रहे हैं, मतलब इसका सिस्टम बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये फर्स्ट जो है, ये पहली अर्बन सोसाइटी है पूरे साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया के अंदर आपको पता है या नहीं, लेट मी टेल यू, कितनी कंट्रीज आती है साउथ एशिया में? बहुत सारी कंट्रीज है। कौन कौन है साउथ एशिया में? पता है कि किसी को साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? अभी तो पता चल ही गया होगा, इतने सारा करंट अफेयर और इतना कुछ पढ़ते रहते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। देखो क्या है, ये इंडिया है अपना, यहाँ इंडिया के यहाँ क्या है हमारे पास, इधर हमारा छोटू नेपाल और इधर भूटान, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे पाकिस्तान, और इधर आ गया अपना अफगानिस्तान, इधर आ गया अपना श्रीलंका, ठीक है, और इधर आ गया अपना मालदीव्स। ऐसे ऐसे पास पास की जो चीजें है ना, ये पास 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 वाली कंट्रीज है। या फिर आप इसको पूरे मैप में देखो, सपोज पूरे पूरे एशिया का मैप है। अब एशिया के अंदर साउथ एशिया क्या होगा? जो नीचे नीचे आ रहा होगा वो साउथ एशिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना साउथ एशिया वाला रीजन, मतलब इस साउथ एशिया के अंदर पूरे के अंदर बहुत सारे एक्सकेवेशंस हुए होंगे, इनकी भी हिस्ट्री होगी भाई, नेपाल की भी अपनी कोई हिस्ट्री होगी, भूटान की अपनी कोई हिस्ट्री होगी, पाकिस्तान तो चलो पुराने टाइम पे अपना भाई था, मतलब अपनी और उसकी तो एक ही हिस्ट्री है, ठीक है। श्रीलंका की भी अपनी कोई हिस्ट्री होगी, मालदीव में भी कुछ कुछ हुआ होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब ने अपनी अपनी हिस्ट्री निकाली, उसमें हमारा जो IVC है वो सबसे फर्स्ट है, मतलब वो सबसे पुराना अर्बन है, मतलब सबसे जितने भी मिले उसमें सबसे पुराना IVC था, जो सबसे ज्यादा सेटल था, एक सिस्टम को फॉलो करता था। इट्स बिग थिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, कि वो जो IVC है वो सबसे पुराना है और सबसे अर्बन है, मतलब सबसे ज्यादा सेटल्ड तरीके से लोग वहां रहते थे। तो दिस इज द थिंग कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर वाज द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट अर्बन सोसाइटी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमने बोला कि सबसे पहली अर्बन सोसाइटी जो मिली थी वो IVC थी, ठीक है। हम IVC को ही सबसे पुरानी जो अर्बन सोसाइटी है उसका दर्जा देते हैं। कौन दे रहे हैं? आर्कोलॉजी को और जो हिस्टोरिशियंस है वो सब दे रहे हैं, ठीक है।
अब आईवीसी के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है हमारी हड़प्पा और मोहनजोदारो, एक्चुअली जिनके बेसिस पे हम चलेंगे, जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है, अब हड़प्पा और मोहनजोदारो को जो पढ़ने का एक्चुअली अपना तरीका है वो ऐसा रहेगा कि मैं आपको एक स्टोरी नरेट करूंगी। ठीक है, उस स्टोरी के अंदर मतलब स्टोरी होगी, मतलब इम्पैक्ट से कोई रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कोई समझदारी वाली चीज नहीं होगी उसमें। जस्ट वो स्टोरी का फॉर्मेशन इसलिए किया गया है कि आपको चीजें याद रह जाए, बिकॉज फैक्ट्स को याद करने का कोई और तरीका नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ अच्छा है तो यू कैन, बट मेरा तरीका वही है। तो मैं आपको एक स्टोरी नरेट करूंगी, उस स्टोरी के अंदर हम बहुत सारी कनेक्टिंग नोट्स रखेंगे, और वो स्टोरी एक्चुअली ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट को कवर कर लेगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले वो स्टोरी पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन उसके अंदर कोई ये अपना मतलब इंटेक्ट मत लगाना, बिकॉज अगर इंटेक्ट लगाओगे तो वो स्टोरी पर नॉनसेंस लगेगी। एक्चुअली वो नॉनसेंस होगी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमको क्या है, याद करनी है चीजें। याद करने के लिए हमें स्टोरी सुननी पड़ेगी। हाँ, बट स्टूपिड हो सकती है पर इंटरेस्टिंग होगी, दैट आई कैन से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। अभी स्टोरी कुछ ऐसी है हमारी। स्टोरी ऐसी है हमारी कि हमारे पास एक बंदा है। ये एक बंदा है, फाइन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई ड्राइंग इज वेरी बैड, एंड ऑल्सो कि आज मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी फॉर दिस बैड बैड ड्राइंग्स। ठीक है, अभी ये एक बंदा है, इस बंदे का जो नाम है वो है मोहन। फाइन, ये मोहन नाम का एक बंदा है। अभी ये जो बंदा है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब सुपर रिच एरिस्टोक्रेट क्लास टाइप है, मतलब काफी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अमीर अमीर लोग लोग टाइप है, मतलब जैसे अमीरों का बच्चा होता है ना, वैसा कुछ है इसके साथ। ठीक है, बहुत एरिस्टोक्रेट टाइप लोगों के साथ बिलोंग करता है, बट ये बंदा बहुत अच्छा है, मतलब इज वेरी जेन्युइन बंदा, और मतलब इसको कोई वो नहीं है ज्यादा कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ क्या हूँ। ठीक है, अब ये घर देखते हैं इसका। इसका घर कैसा बना हुआ है, ये इसकी कॉलोनी का मैप है, समझो ये इसकी कॉलोनी है। इसका घर सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है, सबसे ऊपर जो घर है ना इसका, सबसे ऊंचे घर पे रहता है यहाँ पे, सबसे हाइट पे इसका घर है। और बाकी जो इसका पूरा है ना, बिकॉज मैंने बोला है तो कोई एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट और किंग टाइप लोग से बिलोंग करता है, तो ये तो सबसे अलग रहेगा। ठीक है, ये यहाँ मस्त रहता है बड़े से घर में, एक ऊंचे से घर में रहता है, बहुत बड़ा घर है। और बाकी इसके जितने भी दोस्त हैं और जितने भी कॉलोनी वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए, मतलब इसके लेवल के मुकाबले सब छोटे छोटे घरों में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बंदा क्या है, जैसे ये इसके घर का टेरेस है, ये ऊपर ऊपर है ना, ये इसके घर का टेरेस है। अब ये बंदा जब सुबह सुबह अपने टेरेस पे आता है, यहाँ पर टेरेस पे यहाँ पे आके टहलता वहलता है, मॉर्निंग वॉक करता है, तो इसका घर का लोकेशन कुछ ऐसा है कि जब ये टेरेस पे आके यहाँ खड़ा होता है ना, तो यहाँ सामने, यहाँ बिल्कुल सामने इसको सनराइज दिखाई देता है। मतलब ये रोज सुबह मॉर्निंग में सन को राइज होते हुए देखने आता है सुबह सुबह। काफी अच्छा बच्चा, जल्दी उठ जाता है। ठीक है, और ये यूपीएससी भी नहीं कर रहा, तो इसको सुबह सुबह क्लास भी नहीं लेनी होती, तो आराम से आ सकता है ये छत पे घूमने फिरने। ठीक है, तो ये घूमने फिरने आता है ऊपर छत पे, और यहाँ से इसको क्या दिख रहा होता है, सनराइज दिख रहा होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा सीन दिख रहा होता है। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात, एज जैसा मैंने बताया कि ये बंदा तो बहुत रिच है, तो अब बहुत रिच लोगों के तो अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इसने अपने घर में क्या बना रखा है, एक पर्सनल स्विमिंग पूल बना हुआ है इसका। पर्सनल स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, मतलब कोई छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं, पर्सनल भी मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना, मतलब एक हॉल जितना बड़ा इसने स्विमिंग पूल बना रखा है। ठीक है, उस स्विमिंग पूल के अंदर कैसा है कि उस स्विमिंग पूल के अंदर इसने इस तरीके से सेटिंग कराई है, मतलब इसके फादर ने कराई होगी, कि यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। बहुत रिच है ना ये, तो बहुत बड़ा सा है, तो यहाँ पे बहुत रूम बने हुए हैं। तो अपने अब क्या होता है कि ये जो स्विमिंग पूल है, तो ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके दोस्त दोस्त बहुत है, मतलब इसके ही हैज सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत जेन्युइन बंदा है। रिच है लेकिन फिर भी अच्छा है। ठीक है, मतलब आई मीन कि रिच अच्छे होते हैं, बट आई मीन टू से कि मतलब इसके अंदर वो वाली चीज का कोई प्राउड प्राउड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ ये अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या, अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, और ये सारे फ्रेंड्स इसके यहाँ से साइड में जगह बनी हुई है पूल के यहाँ बैठने की, यहाँ बैठते हैं आराम से। ये लोग आराम से इंजॉय करते हैं, पूल पार्टी वगैरह करते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। और इस पूल में एंट्री के दो ही तरफ से आ सकते हैं, या तो आप इधर से एंट्री कर सकते हो इस पूल में, या फिर आप इस पूल के अंदर इधर से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दोनों साइड से अपन क्या कर सकते हैं, पूल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इसका ऐसा कुछ सेटअप है पूल का, जो बहुत सुंदर सा दिखता है।
ठीक है, और बहुत बड़ा है, आपको ये है कि बहुत बड़ा है इसका स्विमिंग पूल, बहुत रिच है ना तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है इसका, है ना, तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। इसके अलावा क्या है, अब इसकी क्या आदत है कि ये अपने दोस्तों दोस्तों को बुलाता रहता है, खूब लोग आते हैं इनके, मतलब इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घरों में ये इसके घर पे आते रहते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी ये लोग मतलब बहुत रिच हैं, तो इनको मतलब आई मीन किंग वाली क्लास में है, तो दे नीड टू स्टोर सो मच। तो इन्होंने क्या कर रखे, बड़े बड़े इनके खाना जो होता है ना, ये मतलब जो जैसे ग्रेन्स होते हैं इनके, व्हीट वगैरह होते हैं, वो बड़े बड़े उनमें कंटेनर में रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा स्टोर करना होता है, क्योंकि इनके घर पे तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना। अब क्या है कि लेकिन ये कंटेनर्स के अंदर बहुत सारा खाना रखते हैं तो भी खराब नहीं होता, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, उस कंटेनर्स के यहाँ पे छोटे छोटे एयर डक्स बना रखे हैं। एयर डक्ट छोटे छोटे मतलब ऐसा कर रखा है कि एयर पास होती रहे और इसमें ना पेस्ट मतलब वो ना लगे, दीमक वीमक होते हैं ना, पेस्ट जो होते हैं वो सब ना लगे। और इसके अंदर क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारा खाना रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सारा ग्रेन स्टोर करके रखेंगे, फिर इनके घर पे कोई आएगा तो फिर ये लोग कैसे एंटरटेन करेंगे, तो बहुत सारा खाना वाना क्या करते हैं इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अब क्योंकि इसके दोस्त बहुत सारे, मोहन जो था उसके दोस्त बहुत सारे, अब क्या है ये अपने दोस्तों को बुलाता है अपने घर पे, कभी पूल पार्टी रखता है तो स्विमिंग पूल में, बड़े सारे पूल में खाना वाना भी खिलाते हैं, ग्रीनरी में से सब कुछ करता है। ठीक है, कभी कभी छत पे भी ले जाता होगा, चलो मैं तुम्हें सनराइज दिखाता हूँ वैसा। अब क्या हुआ, एक दिन मोहन अपने एक फ्रेंड के घर गया, जो उसका फ्रेंड जो है वो यहाँ का ही रहता है। ठीक है, अब मोहन के फ्रेंड का घर कैसा है, मतलब मोहन का फ्रेंड का रहता है यहाँ का ही रहता है मोहन का फ्रेंड। ठीक है, अब मोहन के फ्रेंड का घर जो है वो ऐसा मोहन के फ्रेंड का घर है। ठीक है, अब मोहन एक्चुअली अपने फ्रेंड के घर गया, और ये मोहन के फ्रेंड के घर का मेन डोर है। अब मोहन यहाँ खड़ा है और मोहन का फ्रेंड अंदर चला गया, और मोहन को बोला भी नहीं कि भाई तू अंदर आया कुछ है। अब मोहन को थोड़ा पानी पीने का मन था, उसको प्यास लग रहा था। अब मोहन ने जाके यहाँ देखा तो मोहन को अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ क्या बनी हुई है, एक वॉल बना रखी थी। मोहन को बहुत बुरा लगा, यार मैं तो घर बुलाता हूँ इनको, पूल पार्टी भी कराता हूँ, खूब सारा खिलाता भी हूँ, सनराइज का सीन भी कराता हूँ, और बताओ ये कैसे, ये इन्होंने यहाँ पर दीवार बना रखी है और मैं अंदर का देख नहीं पा रहा। मतलब उसके घर का अंदर का जो कोर्टयार्ड होगा, जो उसमें रूम बने होंगे, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेन गेट के बाहर इन्होंने क्या बना रखी थी, दीवार। मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखा था घर, कि घर के गेट के अंदर जाएंगे तो दीवार में से अंदर का कुछ नहीं दिखेगा। मोहन फील वेरी बैड। ठीक, फिर मोहन ने घर के इस डोर से एंटर होकर देखा तो एक छोटा सा वेल बना हुआ था, तो उसने पानी तो पी लिया। मतलब वो वेल जो था वो बाहर वालों के लिए था, कि कोई बाहर वाला अंदर ना आए, बस बाहर के बार पानी पी के चले जाए। तो मोहन फील वेरी बैड। ठीक है, बट मोहन जो है वो अच्छा बंदा था, मतलब उसको बुरा लगा पर ठीक है, बट स्टिल ही इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स फॉर अगेन पूल पार्टी एंड खाना खिलाना एंड सनराइज का सीन कराना। ठीक है, मोहन की स्टोरी और भी बहुत सारी आगे है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, बट अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है ना, उस स्टोरी के बेसिस पे मैं आपको नोट्स कनेक्ट कर देती हूँ। स्टोरी इज लाइक, एक बंदा है जिसका नाम मोहन है। वो मोहन जो है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स वो एरिस्टोक्रेट्स किंग टाइप फैमिली से बिलीव करता है, सॉरी बिलोंग करता है। वो एक बड़े से घर में रहता है ऊंचे से, उसके घर की छत से सनराइज दिखता है। बाकी जो सारे उसके दोस्त हैं, बाकी जो पब्लिक है, वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे रहती है, छोटे छोटे घरों में रहती है। उसके पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ बहुत सारे कमरे वमरे बना रखे हैं उसने, बिकॉज रिच गाइस। ठीक है, दे हैव सो मेनी शो ऑफ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बहुत सारे दोस्तों को ही बुलाता है स्विमिंग पूल पे, और उसकी एंट्री एग्जिट इस तरीके से, यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ से एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने ग्रीनरी बना रखी है जिसमें बहुत सारा खाना वाना वो स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज उनके घर पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर मोहन के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने दोस्त के घर गया, पर उसके दोस्त उसको बाहर छोड़ के चला गया। उसने मेन गेट से देखा तो दीवार के कारण कुछ दिखा नहीं, उसको प्यास लग रही थी, उधर वेल में गया, उसने पानी पी लिया, ये हो गया। ठीक है, अभी ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किसकी है, मोहन की। अब इस मोहन की स्टोरी से हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, वो 3 टॉपिक मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या थे, और उन 3 टॉपिक के सारे फैक्ट्स आपको याद हो चुके हैं, जो आपको पता भी नहीं है कि आपको हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये स्टोरी और है आगे, जो स्टोरी कल कंटिन्यू होगी, जैसे जैसे मोहन की मतलब टू बी कंटिन्यू टाइप। ठीक है, तो अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई वो स्टोरी क्लियर है। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ। अब ये जो सब कुछ हुआ, इस स्टोरी से हमने क्या क्या याद कर लिया, वो फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ अभी, कि हमने क्या क्या याद कर लिया, और जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गए हैं। वन थिंग विच यू नीड टू डू इज दिस, कि आज पॉसिबल हो तो आज रात को ही, जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी एक कॉपी के अंदर ये स्टोरी लिख लेना, अपनी खुद की ड्रॉ करके, जैसे मैंने ड्रॉ करा। ऑल्दो माय ड्राइंग इज वेरी पुअर, आई आल्सो मतलब पता है मुझे। ठीक है, बट आप वो अपनी स्टाइल से ड्रॉ कर लेना, और
मतलब जहां पर आपके पास एक्चुअली में ये जो चीजें लिखी है उसी के पास वो ड्रॉ कर लेना, बिकॉज होगा क्या, जो जनरल होगा कि या तो फिर आप इस मतलब क्लास को सुन रहे हो दोबारा, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। सपोज कर हम एग्जाम के एक दिन पहले लेकर बैठे, हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी आप वो स्टोरी का डायग्राम आपको दिख जाएगा तो आपको स्टोरी रिकॉल हो जाएगी, और जैसे स्टोरी रिकॉल होगी उसके बाद आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे कि ये था ये था ये था। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन कि आप ऐसा करना कि आप अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी कॉपी है, जो आप एक्चुअली एग्जाम तक फॉलो करोगे, उसके वहां एक छोटा सा ड्रॉ कर लेना जो आपको चीजें याद रहेंगी। तो अब हम इस स्टोरी को डालें अपने फैक्ट्स के साथ, और एक्चुअली इसको टेक्निकल शेप दे दें कि एक्चुअली हमने ये स्टूपिड सी स्टोरी बनाई थी, उसका पर्पस क्या था। ठीक है, तो हम उसका पर्पस रिजॉल्व करते हैं और हम इस सारी स्टोरी को अपने फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली मोहनजोदारो। यहाँ मोहन से हमको सारी स्टोरी याद है, तो ये पूरी जो स्टोरी चल रही है वो किसकी चल रही है, मोहनजोदारो की स्टोरी चल रही है। ठीक है, हमने मोहनजोदारो को स्टार्ट किया है पढ़ना, मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग चल कैसे रही है। ठीक है, हो क्या रहा है जो आपको अभी फटाफट से हम याद करवा देते हैं। हो ये रहा है कि ये है मोहन का घर। ठीक है, ये है मोहन का घर, ये देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर लेवल पे जो है मोहन का घर, और बाकी सारे घर नीचे वाले लेवल पे। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि मोहनजोदारो जो सिटी था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था अपर प्लेटफॉर्म और एक था लोअर प्लेटफॉर्म। जो अपर प्लेटफॉर्म था उसको हमने कहा सितादल, फाइन, और जो लोअर प्लेटफॉर्म था वो सबकी सब लोअर सिटी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म था, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ एरिस्टो क्लास या फिर किंग क्लास या फिर जो सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं वो लोग शायद यहाँ रहा करते होंगे, और बाकी की जनरल पब्लिक कहाँ रहती होगी, नीचे रहा करती होगी। ठीक है, ये इमेज आपको दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर ये इमेज और वो स्टोरी याद है ना, तो बस मोहनजोदारो के क्वेश्चंस तो हमारे कभी गलत नहीं होने, ये तो मतलब फॉर श्योर सी बात है। ठीक है, अब ये जो अपर प्लेटफॉर्म हमारा बना हुआ है, ये अपर प्लेटफॉर्म को हम सितादल बोलते हैं, और ये जो पूरा का पूरा लोअर प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर सिटी बोलते हैं। फाइन, अभी ऐसा है कि यहाँ जब मोहन अपने घर की छत पे आया तो उसे सामने क्या दिखाई दिया, यहाँ उसके बाद ये हमने आया सनराइज। ठीक है, ये सनराइज यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी छत के टेरेस से देखते हैं तो इसे सनराइज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि यहां से हमने ये इंटरप्रीट कर लिया कि सितादल कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में। क्योंकि आपको क्या याद रखना है खाली कि मोहन के घर की छत से सनराइज दिखता है, इसका मतलब मोहन कहाँ खड़ा है, वेस्ट में। इसका मतलब सितादल कहाँ पे है, वेस्ट में, और उसके अपोजिट क्या है, ये ईस्ट है। ये क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, अभी ये नॉर्थ हो गया ऑफ कोर्स, और ये साउथ हो गया। ये हमको दो चीजें याद हो गई कि एक अपर प्लेटफॉर्म है जो सितादल है, एक लोअर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा दूसरी चीज की सितादल का डायरेक्शन वेस्ट है और सामने जो है लोअर सिटी है वो ईस्ट में, क्योंकि कई बार डायरेक्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइन, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अभी जो चीज चल रही है वो ये है कि आपको यहाँ दिख रहा है कि सारी की सारी जो रोड्स हैं ये सब 90 डिग्री पे क्रॉस हो रहे हैं। मैंने बोला कि इमेज अपन को अगर दिमाग में रह जाएगी तो हमारे क्वेश्चन से रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इमेज है ये बता रही है हमको कि यहाँ 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे यहाँ कट कर रहे हैं, मतलब ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट ये सब 90 डिग्री पे हमारे क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि सारे के सारे रोड्स जो यहाँ पे बने हुए हैं वो इस तरीके से 90 डिग्री पे कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हो इसको क्यों अर्बन और कितना सिविक चीज सेंस इन्होंने लगाया कि मतलब कितना सेटल्ड सिटी बनाया। ठीक है, थर्ड थिंग इज डिट, मतलब फर्स्ट थिंग इज दिस कि सितादल है और लोअर प्लेटफॉर्म है। सेकंड थिंग इज दिस कि सितादल वेस्ट में है क्योंकि वहां सामने से सनराइज दिखता था, मतलब ये ईस्ट है, इधर वाला जो डायरेक्शन है डेट इज ईस्ट। ठीक है, थर्ड चीज की सारे के सारे रोड जो होते हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो चीज है वो ये है कि ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये दिख रहा है चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है इन्होंने। ये चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है, ये बाउंड्री देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये जो पूरी सिटी थी, इस पूरी सिटी को एक फोर्टिफिकेशन करा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि इस बाउंड्री से हम ये इंटरप्रीट कर सकते हैं
कि यहाँ पे रहने वाली अथॉरिटी जो थी वो पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी थी जो इस सिटी को क्या कर रही थी, मतलब प्रोटेक्शन दे रही थी या एक सिस्टम बना रखा था उसको फॉलो, प्लस इनको किसी आउटसाइडर्स के का भी डर रहा होगा, दैट्स व्हाई दे डू द फोर्टिफिकेशन। या फिर इससे हम एक और चीज पता लगा सकते हैं कि अपना एरिया डिनोट करना, मतलब इस जो भी एरिस्टोक्लेस क्लास रहेगी उसने अपना एरिया डिनोट कर दिया कि यार ये मेरा एरिया है एंड आई विल रूल इट, मैं इस वाली जो सोसाइटी इतना जो एरिया है मैं उसको क्या करूंगा, रूल करूंगा। ये समझ में आता है, ठीक है। अब जो बात है वो ये है कि यहाँ जब हमने एक चीज देखी कि ये अप्रेस प्लेटफॉर्म पे कुछ एरिस्टोक्रेट टाइप लोग रह रहे होंगे और यहाँ लोअर फ्रेम पे रह रहे होंगे, तो यहाँ एक और जो चीज दिमाग में क्लिक करती है वो ये करती है कि कहीं ना कहीं कुछ सोशल बिलीफ्स का सिस्टम रहा होगा। सोशल बिलीफ का सिस्टम मतलब शायद कोई एरिस्टोक्रेट क्लास रही होगी और कुछ लोअर क्लास रही होगी, कुछ अपर लोग होंगे कुछ लोअर लोग। लाइक मोहन मैंने बोला कि एरिस्टोक्रेट क्लास से डिपेंड करता है और उसके सारे दोस्त छोटे छोटे घरों में रहते, तो कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंशिएशन था। तो अगर कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इज देयर एनी सोशल डिफरेंशिएशन और इज देयर एनी प्रूफ टू डिस्क्राइब कि सोशल डिफरेंशिएशन था एबीसी में, तो यस वी हैव द प्रूफ, बिकॉज कुछ लोग अपर प्लेटफॉर्म पे रह रहे थे, कुछ लोग लोअर प्लेटफॉर्म पे रह रहे थे, तो कुछ मतलब बिल्कुल कुछ मतलब वो थोड़े से लोग जो किंग या एरिस्टोक्रेट्स होंगे वो ऊपर रहते थे और बाकी सारे के सारे लोग क्या रहते थे, नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे रहते थे, ठीक है। अभी हमारी स्टोरी में आगे जो चीज चल रही थी वो ये चल रही थी कि यहाँ पे सब ये छोटे छोटे घर बने हुए थे, दिख रहे हैं आपको सब छोटे छोटे, मतलब प्रजा टाइप लोग जो होंगे या उसके जो दोस्त थे जो थोड़े वैसे थे वो सब यहाँ रहते होंगे, ठीक है। तो इस इमेज से हमारी स्टोरी जो कनेक्ट हुई है, मैं एक बार रिकलेक्ट कर देती हूँ चीजें, वो ये थी कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि मोहन जो था वो एक अपर प्लेटफॉर्म पे रहता था, मतलब वो कोई कहेंगे एरिस्टोक्रेट क्लास से बिलोंग करता था जो क्या था सितादल था, और बाकी सब जो था वो क्या था लोअर प्लेटफॉर्म था, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्ट डायरेक्शन में रहते थे, ये ईस्ट डायरेक्शन में थे। इसका हमको याद रह जाएगा कि सितादल मतलब मोहन की जो टेरिस थी उससे हमको क्या दिखाई देता था, सनराइज दिखाई देता था। सेकंड थर्ड चीज इन्होंने बोली कि सारे के सारे रोड जो थे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, मतलब वेल प्लान्ड सिटी थी, मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग करी हुई थी, ठीक है। चौथी चीज हमको पता चली कि फोर्टिफिकेशन था। फोर्टिफिकेशन से हमको पता लगा कि हाँ यहाँ पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी होगी जिसने अपने एरिया डिमार्केट करा हुआ था, या फिर शायद फॉरेन इन्वेजन या मतलब फॉरेन इन्वेजन का डर होगा इसलिए फोर्टिफिकेशन कर रखा था। फिफ्थ चीज जो हमें समझ आई इस मैप पिक्चर को देखकर हमें समझ आएगी कि यहाँ पे सोशल डिस्टिंक्शन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टिंक्शन रहा होगा कि यहाँ पे सोसाइटी किसी ना किसी स्टेटास में डिवाइड होगी, कितने स्टेटास में डिवाइड होगी कैसे रही होगी ये बहुत क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है कि सोशल डिस्टिंक्शन तो रहा है ना, तभी ये सोसाइटी का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। फाइन, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला इसने कि द सिविक अथॉरिटी परहैप्स कंट्रोल द प्लानिंग ऑफ द टाउन। कोई सिविक अथॉरिटी रही होगी जो शायद कंट्रोल करती होगी प्लानिंग को, टाउन को, तभी फोर्टिफिकेशन है क्योंकि उसने बता दिया कि ये मेरा एरिया है और इतना मेरा एरिया है। सेकंड, टाउन्स पर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। टाउन्स देखा आपने पूरे रेक्टेंगुलर पैटर्न में थे, मतलब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक रेक्टेंगल बना हुआ है। द रोड्स रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। The roads run in north south and east west direction कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे रोड जो नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं चाहे वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारे फैक्ट्स याद करना अब आपके लिए उतनी बड़ी पजल है, मतलब अब चीजें समझ में आ रही है कि हाँ यार एकदम से याद हो रही है चीजें, ठीक है। द साइट ऑफ मोहनजोदारो हैड ए प्लान टाउन था, फुल प्लानिंग कर रखी थी। बिल्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। अभी पूरा प्लेटफॉर्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। सितादल जो वेस्ट में था, अब हमको इसका टेंशन नहीं है कि हमें भूल जाएंगे कि सितादल वेस्ट में था ईस्ट में था, हमको याद करना है कि मोहन की जो छत थी जो टेरेस थी उससे हमको ईस्ट डायरेक्शन दिखाई देता था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमें सितादल यहाँ था और लोअर टाउन इधर की तरफ था, जो हमें अच्छे से क्या होता था, दिखाई देता था, ठीक है। यहाँ तक की चीज में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी मोहन की स्टोरी में एक जो छोटी सी चीज और मुझे ऐड करनी है वो ये करनी है कि मोहन का एक फ्रेंड था, ठीक है। उसका एक दोस्त था, उसका एक वीर था, मतलब वीर मतलब दोस्त होता है ना, दोस्त था, उसका नाम धोला था, ठीक है। अभी जो धोला जो था ना, ये एक ही दोस्त था मोहन का जो मोहन से भी ज्यादा रिच था, मतलब जो मोहन से भी ज्यादा पैसे वाला बंदा था, जो मोहन से भी ज्यादा पैसे वाला बंदा था। ऐसा मैंने क्यों बोला कि मोहन से भी ज्यादा पैसे वाला बंदा था, इसका आई हैव द रीजन, ठीक है। रीजन ये है कि मोहन जो था वो ऐसे रहता था, मतलब इतनी सी ऊंची बिल्डिंग पे रहता था, तो हम इसको रिच बोल रहे हैं। अब धोलावीरा जो था वो और भी रिच था, उस वो जहां रहता था वहां इस तरीके से सेटअप था, मतलब तीन बने हुए थे, एक सबसे ऊपर टॉप, फिर उसके ऊपर बना हुआ था, फिर उसके ऊपर बना हुआ था, ठीक है। ये तीन सेटअप थे, एक था
फिर 2 था, फिर 3 था। ये 3 सेटअप यहाँ पे बने हुए थे, 3 तरीके से डिवाइडेड था। ठीक है, तो ये एकमात्र इसका दोस्त था जो इससे भी सुपर रिच था। ऐसे 3 डिवाइड जो सेक्शंस थे उनपे रहता था। ठीक है, अभी ऐसा क्या है, वो है ये। देखो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मतलब पूरी आईवीसी में एक एक्सेप्शन है कि धोलावीरा करके एक जो जगह है, सॉरी, धोलावीरा जो है, जो मोहन का दोस्त था ढोला, ठीक है, वो मोहन से भी ज्यादा रिच है। मतलब कि वो 3 डिवाइडेड वाली स्टेज में रहता है। मतलब धोलावीरा इज द एकमात्र साइट जहां पे 3 स्टेजेस है। मतलब एक लोअर टाउन है बिल्कुल नीचे ही नीचे, फिर एक क्वाड्रेंगुलर मिडिल टाउन है, और फिर एक सितादल बना। ठीक है, ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर ये बना है। तो मतलब ये दिस इज द सितादल, देन इट्स क्वाड्रेंगुलर मिडिल टाउन, देन इट्स लोअर टाउन। दिस इज द ओनली प्लेस। मतलब ये एक एक्सेप्शन है। एक्चुअली क्या क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि आईवीसी की सारी जगह पे सितादल और लोअर टाउन है, तो वहां ऐसा है कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, धोलावीरा इज द एक्सेप्शन, जहाँ पे 3 स्टेजेस है। ठीक है, तो 3 स्टेज पे बना हुआ है। यहाँ पे एक सितादल है, यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर मिडिल टाउन है, और उसके बाद एक क्या है, लोअर टाउन है। ये इसका सेटअप इस तरीके से है। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक्चुअली एक फैक्ट है, बट इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू नो, कि जो हमारे एक, आपको सबको पता होगा कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट बनती है ना। यूनेस्को कुछ क्राइटेरियाज है, उनके बेसिस पे एक हेरिटेज जितनी भी साइट्स होती है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की। ठीक है, ऑफ कोर्स यूनेस्को इज एन इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, पूरी दुनिया की एक लिस्ट बनाता है वो। तो इस लिस्ट के अंदर आईवीसी की सिर्फ एक जो साइट है जो इस लिस्ट के अंदर है, दैट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है, आर्कियोलॉजिकल रूइंस एट मोहनजोदारो, आर्कियोलॉजिकल रूइंस जो है मोहनजोदारो के, वो एकमात्र साइट है जो पाकिस्तान में है जो यूनेस्को के अंदर अपना नाम दर्ज कराने में सक्सेसफुल रही, जिसका नाम एक्चुअली क्या है, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर सक्सेसफुली बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है कि कई बार हमसे पूछेंगे कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इनमें से क्या क्या थे, मोहनजोदारो भी था क्या, हरप्पा भी था क्या, धोलावीरा भी था क्या, है कालीबंगा भी था क्या। तो वहां आपको हेल्प करेगा कि हाँ ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि मोहन, मैंने बोला था बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे गिफ्ट्स और ऑनर्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो इज द ओनली वन जिसको क्या है, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, नाउ एनीथिंग विच यू गाइज वांट टू आस्क, कुछ क्लियर नहीं हो तो प्लीज। कुछ ऐसा which you guys want to ask, or can I repeat, or can I conclude my session? हेलो। हेलो जी। हाँ मैम। मैम इसमें जो आपने डिफरेंस बताया था ना आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में, हम्म, उसमें एक जो पॉइंट था जो आर्किटेक्चर में कि मतलब उसमें डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट नीडेड है और स्कल्पचर में मतलब नॉट रिक्वायर्ड। नॉट लेकिन जो रिक्वायर्ड नहीं, डांस। कंपैरेटिवली लेस रिक्वायर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट रिक्वायर्ड। स्कल्पचर को भी आप बिना मेजरमेंट के नहीं बना सकते। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्कल्पचर का जितना मुझे नॉलेज है उसमें ऐसा होता है कि अगर आपका फेस का साइज जो होता है आपके बॉडी के साइज का कुछ प्रोपोर्शन होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा शरीर बना दिया, फेस छोटा सा बना है, बट कंपैरेटिवली वहाँ टेक्निकलिटीज कम चाहिए आर्किटेक्ट के मुकाबले। ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। है ना, हमेशा मैंने हर बार रिलेटिवली और यूजुअली वर्ड को बहुत मार्क किया था कि हम क्या कर रहे हैं जब दोनों में कंपैरिजन ओके कर ओके रहे हैं ना, ओके। है ना, तो हम सिर्फ आर्किटेक्ट के मुकाबले देख रहे हैं अभी कि वैसा होगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर वेरी राइट कि स्कल्पचर भी ऐसा नहीं है कि बिना मेजरमेंट के बना देंगे कुछ भी, है ना, एट ऑल नॉट, नहीं है, रिलेटिवली कम चाहिए होता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। ओके, anything else related to Mohenjo-daro, because Mohenjo-daro is very important. Anything which you guys want to do or ask from me, or anything which you want to suggest me to, suggestions are also honored. So can I conclude the session? There are no queries at all? And please conclude. Okay. The conclusion is this, कि if
The history we want to conclude is this: कि ये जो मोहनजोदारो है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। हमने अपना जो सेशन स्टार्ट किया था वैसे किया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सोर्सेज क्या है, सोर्सेज के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि हिस्ट्री किस किस तरीके से चल रही है। सेकेंडली जो चीज थी वो ये चल रही थी कि हम सोर्सेज के बेसिस पे हमने पता लगाया कि कैसे 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 हिस्ट्री चल रही है, वो सब कुछ। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने तरीके के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, हिस्ट्री किस तरीके से डिवाइडेड है। उन आर्ट फॉर्म में से हमने एक आर्ट फॉर्म ऑप्ट करा जो आर्किटेक्चर था। उस आर्किटेक्चर को हमने कनेक्ट करा हिस्ट्री के सारे फेजेस से। हिस्ट्री के सारे फेजेस को हम लेते हुए चले कि हमने स्टार्ट करा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कैसा रहा होगा, उसको हम लेते चले। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, जो कि एक्चुअली टेक्निकली सिलेबस वाइज हड़प्पा कल्चर से स्टार्ट होती है, सॉरी हड़प्पन कल्चर से स्टार्ट होती है, बट हम उससे भी थोड़ा प्रीवियस स्टैंड पे गए। और प्रीवियस स्टैंड पे जाने के बाद हमने 3 और चीजें देखी कि आर्किटेक्चर एक्चुअली स्टार्टिंग में था कैसा, मतलब जहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई हमने उसको वहां से रिकनेक्ट करने की कोशिश करी। और वहां से रिकनेक्ट करते हुए हम चीजों को इस तरीके से लेकर आए। और इस तरीके से लेकर आने के बाद हमने देखा कि चीजें ऐसे चल रही है कि जैसे जैसे हिस्ट्री चल रही है उसी के साइमल्टेनियसली उसी के साथ आर्किटेक्चर चलता जा रहा है। जैसे सराउंडिंग्स थी, आर्किटेक्चर ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करेगा। नॉट इवन आर्किटेक्चर, एवरी आर्ट फॉर्म नीड टू सपोर्ट दैट सराउंडिंग। ठीक है, आज भी जो कुछ हो रहा है वो हमारी सराउंडिंग के, हमारी नीड के हिसाब से हम चीजें बनाते जाते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम आए धीरे धीरे आईवीसी स्टार्ट करा। आईवीसी के अंदर हमने समझा कि आईवीसी मैप वाइज क्या है, किस तरीके से आईवीसी चल रहा है, कहाँ आईवीसी लोकेट करता है, बिकॉज द लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आईवीसी की लोकेशन जानने के बाद हमने आगे ये देखा कि आईवीसी के अंदर जो बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है उसमें से वन ऑफ द साइट हमने उठाई जो कि थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की साइट को उठाने के बाद हमने ये समझना स्टार्ट किया कि मोहनजोदारो कैसे है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। बिकॉज मोहनजोदारो से रिलेटेड अभी चीजें बहुत आसान लग रही है, बिकॉज मैंने सिर्फ एक टॉपिक उठाया मोहनजोदारो। जब भी मैं हड़प्पा भी कर लूंगी, मैं मुगल मॉडर्न सब कर लूंगी, तभी हमें ये स्टोरीज की जो सिग्निफिकेंस है, शायद एक्चुअली यू गाइज ऑलरेडी नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरीज, बट यू एक्चुअली come to know the significance of stories in later days too, because ये funny है, stupid है, but they actually help us to survive in examination। ये हमको हमारी नैया पार लगवा देगी। तो the thing is that कि forget कि कितने stupid है, कितनी funny है, drawing कैसी भी है, बट आप वो चीज याद रखो। तो मेरा एक सजेशन यही है कि आप इस स्टोरी को अपने फैक्ट्स, जहाँ एक्चुअली जिस नोट्स में आपने वो फैक्ट्स मार्क करे हो वो साइड में ड्राइंग बना लो अभी, इवन आज ही। इट्स हार्डली टेक्स 2, 3 और 5 मिनट्स, लेकिन आपको वो स्टोरी और आप उस ड्राइंग से बस वो पूरी स्टोरी याद रखो कि ऐसी स्टोरी थी। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज मोहनजोदारो भी अभी कुछ कम हुआ है ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर क्लास। हम थोड़े से लेट हो गए थे, बट कोई नहीं, हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करके आगे से जो भी कनेक्शन होगा वो सब करेंगे, वो सारे फैक्ट्स करेंगे। कल पहले एक बार हम अपनी पुरानी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, पुरानी स्टोरी को रिकनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करने के बाद हम उसके आगे लेके जाएंगे। फाइन। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती थी वो ये था कि आप साथ की साथ चीजें जो हैं वो देखते जाएं। मतलब कि कल जब हम क्लास लेंगे तो आई एम होपिंग और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज की क्लास एटलीस्ट आपने रिवाइज कर लो। अगर, और इसमें ऐसा कुछ भी बहुत पेन वाली चीज नहीं है, अगर इफ योर टाइम देना, अभी 5 मिनट कर लो और आपको लगता है नहीं अभी भी तो पढ़ा है, अभी भी तो सब याद है, इट्स फाइन। कल जब 7 बजे क्लास होगी तो आप उससे पहले एक बार आधे घंटे पहले देखकर बस देख लो, क्योंकि अभी इट्स ओनली द वर्क ऑफ 5 और 10 मिनट्स, लेकिन बाद में इट्स अ वर्क ऑफ एन आवर और 2 आवर और डेज। वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि चीजें याद नहीं आ रही होगी, है ना। और आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप पढ़कर आओगे तो ऑफकोर्स कल आप कुछ क्वेरी कर पाओगे, कुछ पूछ पाओगे, कुछ मैं बता पाऊंगी। ठीक है, और ऑफकोर्स द सजेशंस आर ऑलवेज ऑनर्ड। तो कुछ भी अगर सजेशन है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं कि नहीं मैम ऐसे नहीं, या फिर ये हमारा ज्यादा अच्छा तरीका है, या फिर हमें ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या प्रॉब्लम्स, एक्चुअली प्रॉब्लम जो होती है वो हमको ये बताती है कि आपको, मतलब हम पढ़ रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम कैसे आएगी। ठीक है, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, अगर हम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्टिंग ये है कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप प्रॉब्लम लेकर आइए, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, ओके फाइन, कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। ओके फाइन, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड बी रेडी फॉर टुमारोज क्लास। बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.